यस सर, गुड मॉर्निंग। माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप आपकी पढ़ाई मस्त चल रही है। एंड सर, इनपुट टैक्स क्रेडिट जहां तक हमने पढ़ा है, सेक्शन नंबर 16 हमने पढ़ लिया पूरा। वो आपने आपके एंड पे रिवाइज भी कर लिया है मस्त होकर। आओ बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम कहां पर, अगले टॉपिक पर, इनपुट टैक्स क्रेडिट। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि 10 का क्रेडिट क्यों मिला। सर आइए, रूल नंबर 86A। रूल नंबर 86A, सर ये क्या बोलता है? एक्चुअली क्या हुआ, जब जीएसटी नया नया आया तो बहुत सारे लोगों ने बोगस बिल के ट्रांजैक्शंस करके इनपुट टैक्स क्रेडिट को ट्रांसफर किया उन लोगों को जो क्रेडिट के लिए एलिजिबल नहीं थे सर। मतलब फॉर एग्जांपल, मान लो मेरे पास आईटीसी एक्स्ट्रा पड़ा है, आईटीसी मेरे को यूज नहीं आ रहा है, पर कोई मेरा सर दोस्त ऐसा है जिसके पास आईटीसी कम है और लायबिलिटी ज्यादा है साहब, तो आपको पता है मैं अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता हूं। यू कैनॉट ट्रांसफर द इनपुट टैक्स क्रेडिट टू एनीबडी एल्स। क्लियर? इसीलिए सर लोग क्या करते थे सर, अलाउड नहीं है पर बोगस बिल बना के कि सर एक्चुअली माल सप्लाई नहीं किया, एक्चुअली सर्विसेज सप्लाई नहीं करी, पर केवल बिल बना के उन्होंने किसी को दे दिया। तो ऐसे केस में सर मैंने क्या किया, मान लो मेरे पास एक्स्ट्रा क्रेडिट है तो मैंने एक बिल बनाया, एक्चुअली गुड्स का बिल बनाया, पर गुड्स मैंने एक्चुअली नहीं बेचे, सर्विसेज मैंने एक्चुअली सप्लाई नहीं करी, और मैंने इनवॉइस बना के दे दिया थर्ड पर्सन को, और थर्ड पर्सन को जो मैंने इनवॉइस बना के दिया उसने मेरे इनवॉइस के बेस पे आईटीसी ले लिया। क्लियर? जबकि एक्चुअली गुड्स तो वहां पहुंचा ही नहीं। तो इस तरह की डमी कंपनीज बना के लोगों ने क्रेडिट लेने का बहुत सर, क्रेडिट पास ऑन करने का सर बहुत ही इलीगल काम किया। इसलिए रूल नंबर 86A और 86B हम पढ़ने वाले हैं, वो आए और इन्होंने इसको कंट्रोल करने की कोशिश करी। पहले 86A पढ़ते हैं। रूल नंबर 86A बोलता है क्या, कि अगर कमिश्नर या एनी अदर ऑफिसर हु इज ऑथराइज्ड बाय द कमिश्नर बट नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, मतलब असिस्टेंट कमिश्नर या उसके अबव रैंक वाला ऑफिसर जो कमिश्नर नोटिफाई करेगा, अपॉइंट करेगा, ऑथराइज करेगा, उसके पास अगर रीजन टू बिलीव है, मतलब उसके पास सबूत है, कुछ एविडेंस है कि आपने सपोज भावेश भाई ने कोई आईटीसी लिया, कि भावेश ने जो आईटीसी लिया है वो गलत लिया है, फ्रॉडुलेंटली लिया है, तो सर उसके पास पावर है कि पहले तो वो रीजन बताएगा कि किस कारण से हमको लगता है कि आपने फ्रॉड किया है, और जो आईटीसी आपने फ्रॉडुलेंटली लिया है उसको वो ब्लॉक कर सकता है, उसको बोल देगा कि इतना अमाउंट आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से यूज नहीं कर सकते या इसका कभी आप रिफंड नहीं ले सकते। क्लियर? और सर आपको नोटिस इश्यू कर देंगे अगर आपने सर उसका रिप्लाई दिया, जस्टिफाई कर दिया डिपार्टमेंट को कि नहीं एवरीथिंग इज फाइन, कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं थी, तो ऐसे केस में वो आपको छोड़ देंगे और आपका जो फंड उन्होंने रोक रखा था क्रेडिट लेजर के अंदर कि इसको यूज नहीं कर सकते, उसको अलाउ कर देंगे यूज करने के लिए। क्लियर? और डिपार्टमेंट को 1 साल का टाइम दिया है कि 1 साल के अंदर मैटर क्लोज करना है। अगर 1 साल के अंदर ये कार्रवाई पूरी नहीं हुई तो ऑटोमेटिक ये मैटर क्लोज हो जाएगा और 1 साल के बाद वो असेसिव उस अमाउंट को यूज कर पाएगा जो उसने क्रेडिट ली थी बेटा। हाँ है ना भाई? तो सर ये इस रूल नंबर 86A का मेन क्रक्स है। अब मैं आपको समझाता हूँ वापस से बेटा, क्या इसने सर डिपार्टमेंट को कब कब लगेगा कि आपने फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करी है सर, तो सर देखिए असिस्टेंट कमिश्नर या उसके अबव रैंक वाला ऑफिसर जो कमिश्नर एम्पावर करेगा, ऑथराइज करेगा, उसके पास अगर रीजन टू बिलीव है कि आपने जो आईटीसी लिया वो फ्रॉडुलेंटली लिया है, क्यों कि या तो आपने जो आईटीसी लिया वो ऐसे टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट या अदर डॉक्यूमेंट के बेस पे लिया है जो ऐसे किसी पर्सन ने इशू किया है who is found to be non existent। जिसने बिल इशू किया वो एक डमी कंपनी थी साहब, वो बिल इशू करके रवाना हो गया, भाग गया साहब, डमी कंपनी थी सर, he was found to be non existent, या फिर he is not conducting any business from the declared place of business। जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में उसने प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर किया है वहां से वो कोई बिजनेस करता ही नहीं साहब। क्लियर? या फिर सर आपने जो गुड्स और सर्विसेज जिसका क्रेडिट लिया वो गुड्स सर्विस रिसीव ही नहीं हुई आपको और आपने क्रेडिट ले लिया साहब बोगस बिल के बेस पे। क्लियर? सर मतलब उस ऑफिसर को क्या लगता है बेटा, फर्स्ट जिस डेबिट नोट या टैक्स इनवॉइस या अदर डॉक्यूमेंट के बेस पे आप क्रेडिट ले रहे हो सर वो डॉक्यूमेंट ऐसे किसी आदमी ने इशू किया है जो हु वाज फाउंड टू बी नॉन एग्जिस्टेंट या ही इज नॉट कंडक्टिंग एनी बिजनेस फ्रॉम द डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। सेकंड सर वो गुड्स और सर्विस बहुत आपको रिसीव ही नहीं हुई थी। क्लियर? या फिर जो टैक्स उस बिल पे चार्ज किया हुआ है वो टैक्स गवर्नमेंट को पे ही नहीं हुआ। या फिर सर जिसने क्रेडिट लिया है वो रेसिपिएंट यूनिट वो खुद एक डमी यूनिट थी सर, जिसने पहले बात करी थी क्या, जिसने बिल इशू किया वो डमी यूनिट थी, ही वाज फाउंड टू बी नॉन एग्जिस्टेंट। नाउ रेसिपिएंट यूनिट इज सर नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीए, वो इट वाज नॉट फाउंड टू बी इन एग्जिस्टेंस। क्लियर मालिक?
तो ऐसे केस में सर वो बोल देगा कि ये क्रेडिट आप यूज नहीं कर सकते, या फिर जिसने क्रेडिट लिया है ही वॉज फाउंड टू बी नॉट कंडक्टिंग एनी बिजनेस फ्रॉम द डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। है ना भाई, सर वो कोई बिजनेस नहीं कर रहा है फ्रॉम द डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इन दी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जो आपने प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाया वहां से आप कोई काम ही नहीं कर रहे हो। जिसने क्रेडिट लिया वो आदमी, पहले था क्या जिसने बिल दिया वो आदमी बेटा। ओके, देन लास्ट क्या, सर आपने क्रेडिट तो ली पर आपके पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट ही नहीं है, टैक्स इनवॉइस आपके पास नहीं है, सर डेबिट नोट या अदर प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट जो आपके पास होना चाहिए वो है ही नहीं, विदाउट बिल आप क्रेडिट ले रहे हो बेटा। तो ऐसे केस में सर उस ऑफिसर के पास पावर है कि वो आपको बोल देगा क्या, इतना अमाउंट, सपोज 1 करोड़ का आपने क्रेडिट गलत ले रखा है, तो सर 1 करोड़ का अमाउंट आपको सर बोल देंगे क्या आप इतना क्रेडिट यूज नहीं कर सकते, या 1 करोड़ का जो अमाउंट है इसका आप कभी भी जीवन में रिफंड नहीं ले पाएंगे। सर आप अब इसका रिप्लाई देंगे नोटिस का। अगर आपने ऑफिसर को सेटिस्फाई कर दिया कि एवरीथिंग इज फाइन, तो ऐसे केस में सर वो अलाउ कर देगा कि सर ठीक है आपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को इस आईटीसी को यूज कर सकते हो सर, पर डिपार्टमेंट को ये कार्रवाई 1 साल के अंदर अंदर पूरी करनी पड़ेगी। अगर 1 ईयर के अंदर अंदर उन्होंने इसका मैटर को पूरा क्लोज नहीं किया तो ऑटोमेटिक सर ये रेस्ट्रिक्शन एसएससी से हट जाएगी और एसएससी विल बी एलिजिबल टू क्लेम द क्रेडिट और उसको वो यूज कर पाएगा बेटा। क्लियर, ये रूल नंबर 86A था। कुल मिला के डमी यूनिट्स बोगस बिल के बेस पर आपने अगर आईटीसी लिया है तो, या जिसने बिल इशू किया उसने टैक्स गवर्नमेंट को पे ही नहीं किया, या आपके पास बिल ही नहीं है, जिसने क्रेडिट लिया वो खुद ही डमी यूनिट है बेटा। क्लियर, इन सारे केसेस में वो उतने अमाउंट के लिए बोल देंगे कि इतना अमाउंट आप क्रेडिट यूज नहीं कर सकते। ओके डन। सरकार आइए रूल नंबर 86B की तरफ बढ़ते बेटा। रूल नंबर 86B बोलता है कि अगर किसी एसएससी का किसी पर्टिकुलर मंथ का टर्नओवर, टैक्सेबल सप्लाई का टर्नओवर, टैक्सेबल गुड्स टैक्सेबल सर्विस का टर्नओवर इज एक्सीडिंग ₹50 लाख, 50 लाख किसी पर्टिकुलर मंथ का, तो ही ये रूल नंबर 86B अप्लाई होगा। अच्छा, ये 50 लाख का टर्नओवर एक्सीड करना चाहिए बेटा, मिनिमम 50 लाख ₹1 होना चाहिए बेटा। ओके सर, इट शुड बी एक्सीडिंग 50 लाख, मिनिमम 50 लाख ₹1 होना चाहिए बेटा, है ना। सर मिनिमम टर्नओवर अगर आपका किसी पर्टिकुलर मंथ का ये टर्नओवर है तो सर उस मंथ के लिए रेस्ट्रिक्शन लग जाएगी कि जब आप आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे तब उसका पेमेंट करते वक्त आप आईटीसी भी यूज करते हो और कैश लेजर भी यूज करते हो बेटा। तो मैक्सिमम जो आपकी लायबिलिटी है उसको पे करने के लिए मैक्सिमम 99% लायबिलिटी आप पे कर सकते हो थ्रू क्रेडिट लेजर, मतलब मिनिमम 1% तो कैश लेजर के थ्रू आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। मिनिमम 1% इज रिक्वायर्ड टू बी पेड थ्रू कैश लेजर। अगर आपका किसी पर्टिकुलर मंथ का टर्नओवर वाज मोर देन 50 लाख तो उस महीने में ये रेस्ट्रिक्शन लग जाएगी आप पे बेटा। हाँ, ये 50 लाख का जो टर्नओवर एक्सीडिंग 50 लाख जो आपको देखना है, ये केवल टैक्सेबल गुड्स और टैक्सेबल सर्विसेज का टर्नओवर देखना है। इसमें एग्जम टर्नओवर को इंक्लूड नहीं करना है, इसमें एक्सपोर्ट के टर्नओवर को भी इंक्लूड नहीं करना है, जीरो रेटेड सप्लाई के टर्नओवर को इंक्लूड नहीं करना है। अगर आपने SEZ को सप्लाई किया या आपने एक्सपोर्ट किया या आपने एग्जम सप्लाईज किया तो इसको इंक्लूड नहीं करने का। सर उसके अलावा बाकी के जो टैक्सेबल गुड्स और टैक्सेबल सर्विसेज का टर्नओवर है, लोकल मार्केट में जो बेचा आपने उसका टर्नओवर अगर किसी महीने का एक्सीडिंग ₹50 लाख है तो आप पे रूल अप्लाई होगा, वरना ये रूल अप्लाई नहीं होगा। और आपको मिनिमम 1% मतलब ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी जो आपकी आएगी उस महीने की लायबिलिटी सपोज है कितनी आपकी, सर 10 लाख रुपए की लायबिलिटी जीएसटी की बेटा। 10 लाख का मिनिमम 1% कितना हो गया, 10,000 रुपए। ये 10,000 आपको पे करना पड़ेगा थ्रू कैश लेजर, और बाकी का आप 99% ऑफ द ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी आप पे कर सकते हो थ्रू क्रेडिट लेजर, पर मिनिमम 1% तो कैश लेजर के थ्रू पे करना ही पड़ेगा। दिस इज द रेस्ट्रिक्शन बेटा। क्लियर, पर ये रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगी इन फॉलोइंग 5 केसेस में। पहले हम ये लास्ट केस पढ़ लेते हैं। अगर रजिस्टर्ड पर्सन जो एसएससी है वो खुद एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, एक लोकल अथॉरिटी है या कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है बेटा, तो ऐसे केस में वो लोग सर इस तरह का इलीगल एक्टिविटी करेंगे ही नहीं जिसकी वजह से इनको रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा। अगेन रूल नंबर 86B क्यों है, बोगस बिल के ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए। गवर्नमेंट को विश्वास है ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट PSUs वगैरह इस तरह का काम कभी करेंगे ही नहीं सर, इसलिए इन पे रेस्ट्रिक्शन लगाओ मत साहब। क्लियर। सेकंड, सर यहां देखिए बेटा, फर्स्ट पॉइंट जो है, जो करता है मतलब HUF तो करता हो गया, या प्रॉपर्टी कंसर्न तो प्रॉपर्टर हो गया है, खुद पर्सन जो है जो बिजनेस कर रहा है सर, या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर और एनी ऑफ इट्स 2 पार्टनर्स या होल टाइम डायरेक्टर्स या मेंबर्स ऑफ द मैनेजिंग कमेटी ऑफ एसोसिएशन और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज एज द केस में भी। सर इन्होंने
सर इनकम टैक्स पे किया है मोर देन ₹1 लाख is income tax under the Income Tax Act 1961 in each of last 2 financial years for which time limit to file return of income under section number 139(1) of the Income Tax Act has expired. मतलब कुल मिला के सर पिछले 2 सालों में इन्होंने मोर देन 1 लाख, आई रिपीट मोर देन 1 लाख मतलब कितना होता है बेटा, ये लिखो जानबूझ के आप लोग सर, सो दैट आपको ध्यान रहे। कई बार क्या होता है मोर देन 1 लाख था, अप टू 1 लाख था, ये ध्यान नहीं रहता है बेटा। इसलिए सर ध्यान दीजिए कि अगर आपने मोर देन 1 लाख का इनकम टैक्स पे किया हुआ है इन लास्ट 2 ईयर्स, तो ऐसे केस में आप डमी कंपनी नहीं हो साहब, साफ दिख रहा है ये डमी पर्सन नहीं है, मोर देन 1 लाख इनकम टैक्स पे कर रहा है लास्ट 2 सालों से, इट मींस ये भाग के नहीं जाएगा, यहाँ पे 1% वाला रेस्ट्रिक्शन मत लगाओ साहब। देन सर आपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, इन दी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो रिफंड लिया था वो मोर देन ₹1 लाख था इन रेस्पेक्ट ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। आपने अगर कोई गुड्स या सर्विस एक्सपोर्ट किया था या एसईजेड को सप्लाई किया, उसमें जो आईटीसी था वो आईटीसी का आपने रिफंड लिया है मोर देन ₹1 लाख का इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, मतलब आप डमी यूनिट नहीं हो, आपके डॉक्यूमेंट वगैरह सब डिपार्टमेंट ने वेरीफाई किए, रिफंड दिया, मतलब सर उन्होंने सब डॉक्यूमेंट वगैरह चेक किए होंगे, आप डमी यूनिट तो नहीं हो सर। सेम वे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में आपको मोर देन ₹1 लाख का प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में रिफंड मिला हुआ है इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेटा। क्लियर? अच्छा, अब जीरो रेटेड सप्लाईज में रिफंड कैसे मिलता है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में रिफंड कैसे मिलता है, ये 2 ही केसेस है जहां पे इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड मिलता है, वरना इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी का रिफंड जीवन में कभी नहीं मिलता है। पर ये रिफंड कब मिलता है, क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, ये टॉपिक हम फाइनल लेवल पे आएंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आपके सिलेबस में नहीं आता इसलिए डिटेल में नहीं पढ़ने का, बस इतना ध्यान रखो बेटा नाम, ओके, कि मोर देन 1 लाख का अगर आपने रिफंड लिया हुआ है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो ऐसे केस में आपको ये रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा। फिर सर पॉइंट नंबर डी बोलता है क्या, जैसे मान लो अभी अगस्त मंथ चल रहा है, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से लेकर अगस्त तक, जैसे अगस्त मंथ की लायबिलिटी आपको पे करनी है बेटा, तो अप्रैल से लेकर अगस्त तक का जो ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी है इंक्लूडिंग अगस्त ऑल्सो बेटा, उसका 1% अगर हम देखें टोटल, अप्रैल से लेकर अगस्त तक टोटल लायबिलिटी जो है उसका अगर लायबिलिटी का 1% देखें तो आप ऑलरेडी 1% या उससे ज्यादा कैश लेजर के थ्रू टैक्स पे कर चुके हो। तो इसका मतलब करंट मंथ में आपको अब अलग से अगस्त महीने का अलग से मिनिमम 1% कैश लेजर के थ्रू टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने साफ आइडेंटिफाई कर लिया कि आप डमी यूनिट नहीं हो, क्योंकि आप करंट फाइनेंशियल में जितने महीने हुए उन सब का अगर टोटल टैक्स का देखा जाए लायबिलिटी तो एटलीस्ट 1% या उससे ज्यादा आप कैश लेजर के थ्रू ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हो, तो अब हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर आप करंट मंथ के अंदर ये 1% वाला मिनिमम टैक्स पे करने वाला, कैश के थ्रू टैक्स पे करने वाला रेस्ट्रिक्शन फॉलो नहीं करोगे चल जाएगा साहब। क्लियर? अच्छा, ये कैलकुलेशन करते वक्त करंट मंथ भी इंक्लूड करके देखना बेटा, ठीक है मालिक। चलिए, तो इन केसेस में आपको सर ये 1% वाला रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा, पर हाँ कमिश्नर या ऑथराइज ऑफिसर के पास पावर है कि अगर एसएससी ने उसको रिक्वेस्ट किया और सर अगर एसएससी ने सर जस्टिफाई कर दिया ऑफिसर को कि सर हमारा कोई डमी यूनिट नहीं है, हम जेन्युइन काम करते हैं, हमारा बिजनेस ऐसा है कि उसमें हमारा लायबिलिटी जितना होता है उतना या उससे थोड़ा सा कम आईटीसी होता है, हमारे को 1% टैक्स पे करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए हमको क्रेडिट अलाउ करो, तो ऐसे केस में कमिश्नर या ऑथराइज ऑफिसर आपको अलाउ भी कर सकता है, ठीक है आप ये रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगी और आपको 1% वाला रेस्ट्रिक्शन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? डन। ये था आपका रूल नंबर 86 बी। तो कुल मिला के अगेन डमी यूनिट्स को और बोगस बिल के ट्रांजेक्शन्स को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या, जिन भी एसएससीज का पर्टिकुलर मंथ का सर टैक्सेबल सर्विस और टैक्सेबल गुड्स का टर्नओवर इज एक्सीडिंग ₹50 लाख, तो उन लोगों के लिए बोल दिया क्या कि आपको मिनिमम 1% ऑफ द ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी कैश लेजर के थ्रू पे करनी पड़ेगी, पर ये 5 एक्सेप्शन दे दिए, इनको ये रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगी, वो पूरा पूरा क्रेडिट के थ्रू पे करे लायबिलिटी को चलेगा। क्लियर? और हाँ 50 लाख का लिमिट देखते वक्त देखना बेटा, वहां पे एग्जाम सप्लाई काउंट नहीं करना और जीरो रेटेड सप्लाई मतलब एक्सपोर्ट और एसईजेड को जो सप्लाई किया आपने वो काउंट नहीं करना है, बाकी सारा टर्नओवर जो टैक्सेबल टर्नओवर है वो काउंट करने का है, जो लोकल मार्केट में सेल किया बेटा वो, और एक्सीडिंग 50 लाख होना चाहिए बेटा, तो ये रेस्ट्रिक्शन अप्लाई होगी बेटा। ओके डन सरकार, ये था आपका रूल नंबर 86 बी। सर आइए अब बड़ा ही सुंदर शानदार और मस्त वाला टॉपिक शुरू करते हैं, ब्लॉक्ड क्रेडिट सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन नंबर 5। आईटीसी लायक नहीं हो तुम, नालायक है बेटा। सर कुल मिला के बोल दिया क्या, सर नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन 16(1) और सेक्शन नंबर 18(1), मतलब कुल मिला के
आपके बिजनेस में ये फॉलोइंग गुड्स और सर्विस काम आए या ना आए, वी डोंट केयर। फॉलोइंग गुड्स और फॉलोइंग सर्विसेज के रेस्पेक्ट में आपको ₹1 का भी आईटीसी नहीं मिलेगा। कह दिया ना, बस कह दिया। नो आईटीसी शैल बी अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग। उसमें फर्स्ट है क्या सर, सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन 5 ब्लॉक रेट पढ़ रहे, क्लॉज नंबर ए बोलता है क्या, मोटर व्हीकल्स। पर कौन से मोटर व्हीकल? डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स, मतलब ट्रक, लोडिंग व्हीकल्स मना नहीं किया हुआ, लोडिंग व्हीकल्स का आप क्रेडिट लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मोटर व्हीकल्स हैविंग सीटिंग कैपेसिटी, मोटर व्हीकल्स डिजाइन्ड टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स, व्हिच आर डिजाइन्ड टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स, जिसमें बाइक भी आ गया है, कार भी आ गया है। हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी अप टू 13 पर्सन्स इंक्लूडिंग ड्राइवर। सर 13% तक की कैपेसिटी वाला व्हीकल जितने भी है इंक्लूडिंग ड्राइवर। अच्छा, सीटिंग कैपेसिटी बोला है। अब कोई कार है मारुति 800, अल्टो 800, 4 सीटर कार है बेटा, उसमें 20 लोग बैठ जाए सर, इसका मतलब ये नहीं कि उसको बस बोल देंगे। दैट इज स्टिल अ मोटर व्हीकल डिजाइन्ड टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी अप टू 4 पैसेंजर ही तो है बेटा। क्लियर? सिंस वो 13 पैसेंजर तक की कैपेसिटी वाला व्हीकल है, क्रेडिट नहीं मिलेगा। बाइक भी ध्यान रखना बेटा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बाइक भी मोटर व्हीकल के स्कोप में आता है। ओके एंड सर, बाइक को भले आप ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए यूज कर रहे हो, जैसे कुरियर वाले यूज करते हैं, क्रेडिट नहीं मिलता है। ओके तो सर, मोटर व्हीकल्स डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी अप टू 13 पर्सन्स इंक्लूडिंग ड्राइवर, ड्राइवर को ऐड करके 13 पैसेंजर तक की कैपेसिटी वाला व्हीकल्स के लिए आईटीसी देने के लिए मना कर दिया। ध्यान रखना, लोडिंग व्हीकल के लिए मना नहीं किया। सेकंड थिंग, मोर देन 13 कैपेसिटी वाला पर्सन जो का कैपेसिटी वाला व्हीकल जो होता है, जैसे बस है, बस की कैपेसिटी कितनी, सपोज 25 लोगों की, यस, बस परचेज किया आपने अपने बिजनेस के लिए, क्रेडिट विल बी अलाउड, कोई दिक्कत नहीं सर। क्लियर? देखो इंटेंशन क्या लोगों का, पर्सनल यूज वाले व्हीकल्स का क्रेडिट नहीं देने का बेटा। अब कोई बस खरीदेगा अपने घर के लिए, बस खरीदता क्या कोई आदमी? नॉर्मली नहीं खरीदता ना बेटा यार। कार खरीदता, हाँ पर्सनल यूज के लिए खरीदता, इसलिए मना कर दिया क्रेडिट। पर हाँ सर, कार, बाइक, ये जो 13 पर्सन तक की कैपेसिटी वाला जो व्हीकल है, मोटर व्हीकल, इनका भी क्रेडिट अलाउ हो जाएगा if those are used for making following taxable supplies. If they are used for making following taxable supplies, तो ITC will be allowed. First क्या है? Further supply of such motor vehicles. आपका कार का शोरूम है, further supply of such motor vehicles. आप कार रेंट पे प्रोवाइड करते हो या बाइक रेंट पे प्रोवाइड करते हो, तो रेंटिंग इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द टर्म सप्लाई। आपने पढ़ा ना सप्लाई का डेफिनेशन, सप्लाई इंक्लूड्स सर सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, रेंटल, अरे हाँ है ना बेटा, ये सब कुछ आता है। तो रेंटिंग मोटर व्हीकल कर रहे हो मतलब फर्दर सप्लाई मोटर व्हीकल कर रहे हो, यस आईटीसी विल बी अलाउड। कार का शोरूम है, बाइक का शोरूम है, क्रेडिट विल बी अलाउड। सेकंड, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो यस आईटीसी विल बी अलाउड। थर्ड, इंपार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग सच मोटर व्हीकल्स, सर आप कार चलाना सिखाते हो, बाइक चलाना सिखाते हो, तो यस आपको आईटीसी मिल जाएगा, अदरवाइज आईटीसी नहीं मिलेगा। ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे भी दे रखा है आपको बेटा, अदरवाइज ध्यान रखना मोटर व्हीकल से क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्लियर? पक्का बच्चों? डन। और ध्यान रखना बेटा, मोटर व्हीकल की डेफिनेशन में, मोटर व्हीकल डेफिनेशन दे रही है कहां पर? मोटर व्हीकल एक्ट में बेटा। और मोटर व्हीकल एक्ट में बोला हुआ है क्या सर? अगर सर मोटर व्हीकल, ध्यान रखना, मोटर व्हीकल डज नॉट इंक्लूड अ व्हीकल हैविंग लेस देन 4 व्हील्स फिटेड विद इंजन कैपेसिटी ऑफ नॉट एक्सीडिंग 25 सीसी, मतलब 25 सीसी या उससे कम का इंजन कैपेसिटी है तो वो मोटर व्हीकल के स्कोप में नहीं आता बेटा। ओके सर, वैसे देखा जाए प्रैक्टिकली जितने भी बाइक होते हैं, जितने भी एक्टिवाज होती है, स्कूटी होती है, वो सब 25 सीसी से अबोव होती है, वो सब मोटर व्हीकल के स्कोप में आता है। पर कभी क्वेश्चन अगर आपको बोल दे स्पेसिफिकली कि ऐसा मोटर व्हीकल है जिसका इंजन कैपेसिटी इज अप टू 25 सीसी, तो ध्यान रखना वो मोटर व्हीकल के स्कोप में नहीं आएगा, वो मोटर व्हीकल के स्कोप में नहीं आएगा। तो 17(5)A में कवर नहीं होगा, क्योंकि 17(5)A में क्या कवर है? मोटर व्हीकल्स। क्लियर? तो ऐसे केस में अगर 25 सीसी या उससे कम का कोई व्हीकल है, 2 व्हीलर मान लो, तो ऐसे केस में उसका आईटीसी मिल जाएगा, वो रेस्ट्रिक्टेड क्रेडिट में नहीं आएगा, ब्लॉक क्रेडिट में नहीं आएगा। क्लियर? डन। चलिए अब आपको समराइज करने के लिए बड़ा सुंदर सा चार्ट भी दे रखा है। आईटीसी मोटर व्हीकल डिजाइन फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, आईटीसी अलाउड। डिजाइन फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स with setting capacity more than 13 persons including driver, ITC allowed. Up to 13 capacity persons including driver, ITC not allowed. पर फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाई के लिए तो ITC मिल जाएगा। फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस और ट्रेनिंग ऑफ ड्राइविंग,
क्लियर? तो आईटीसी मिल जाता है, वरना आईटीसी नहीं मिलेगा। इतना सर ध्यान रखना, हर एक चीज का एनालिसिस विद एग्जांपल मैंने आपको दे रखा है आपकी समरी बुक के अंदर, बहुत सुंदर बुक है बेटा। क्लियर? एवरीथिंग इज कवर्ड। आइए बच्चों, सर अब बात करते हैं क्या, एनालिसिस ऑफ वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट्स। तो सर सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज नंबर AA बोलता है क्या सर, सेकंड पॉइंट कि किस किस का आईटीसी नहीं मिलता है। सर वेसल या एयरक्राफ्ट अगर आपने परचेज किया, भले बिजनेस के लिए परचेज किया, नो आईटीसी विल बी अलाउड। जैसे रिलायंस में मुकेश अंबानी जी ने अपने लिए सर चार्टर्ड प्लेन परचेज किया, भले बिजनेस में काम आ रहा, क्रेडिट नहीं मिलेगा। सर उन्होंने कोई सर बोट परचेज के लिए वेसल, क्रेडिट नहीं मिलेगा एक्सेप्ट, अब सुनना बेटा, अगर कोई भी वेसल या एयरक्राफ्ट परचेज किया, नो आईटीसी विल बी अलाउड एक्सेप्ट व्हेन दे आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए परचेज किया तो क्रेडिट विल बी अलाउड। क्लियर? पर सर बाकी नॉर्मल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट वाला है, क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर फिर भी अगर फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाईज के लिए परचेज किया तो क्रेडिट मिल जाएगा। फर्स्ट क्या है, फर्दर सप्लाई ऑफ सच वेसल और एयरक्राफ्ट। आपका सर एयरक्राफ्ट बेचने का बिजनेस है बेटा, या रेंट पे देने का बिजनेस है, क्रेडिट विल बी अलाउड। ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस, टैक्सेबल सप्लाईज मतलब आप किसी और के लिए ट्रांसपोर्ट पैसेंजर की सर्विस दे रहे हो तो क्रेडिट विल बी अलाउड। खुद के ही एम्प्लॉय का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, खुद के डायरेक्टर का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, तो यू आर नॉट प्रोवाइडिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्ट पैसेंजर, क्रेडिट नहीं मिलता है बेटा। समझे? सर मुकेश अंबानी जी या रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड अपने डायरेक्टर या अपने एम्प्लॉय के ट्रांसपोर्टेशन के लिए वेसल परचेज किया है, एयरक्राफ्ट परचेज किया, क्रेडिट नहीं मिलेगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए परचेज किया, क्रेडिट मिल जाएगा। दूसरे लोगों को ट्रांसपोर्ट पैसेंजर की सर्विस देने के लिए परचेज किया, जैसे इंडिगो एयरलाइंस ने फ्लाइट परचेज की, क्रेडिट मिल जाएगा बेटा। Imparting training on navigating such vessels or imparting training on flying such aircraft के परचेज किया, क्रेडिट विल बी अलाउड, अदरवाइज नो क्रेडिट विल बी अलाउड। सेम वे मैंने यहाँ पे आपको सुंदरता से चार्ट दे रखा है, देखिए ध्यान से। आईटीसी ऑफ वेसल और एयरक्राफ्ट यूज्ड फॉर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, आईटीसी अलाउड। यूज्ड फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, नो आईटीसी अलाउड एक्सेप्ट इन 3 केस में, फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल, सच मोटर व्हीकल करके वेसल एंड एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट पैसेंजर की सर्विस एंड ट्रेनिंग फॉर नेविगेटिंग और फ्लाइंग द वेसल या एयरक्राफ्ट, तो क्रेडिट विल बी अलाउड, अदरवाइज क्रेडिट विल नॉट बी अलाउड। क्लियर? चलिए सरकार, फिर सर अब क्लोज नंबर ए बी और बी आई का पॉइंट में साथ में पढ़ा देता बेटा आपको। ये बोलता है क्या सर, मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट का हमने पॉइंट समझ लिया कि किनका क्रेडिट मिलेगा किनका क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब सर सपोज आप खुद बताइए, अगर मोटर व्हीकल का क्रेडिट नहीं मिलता है, उस मोटर व्हीकल का आपने सर्विसिंग कराया तो क्या क्रेडिट मिलना चाहिए सर्विस चार्ज पे? उस मोटर व्हीकल का आपने इंश्योरेंस कराया, उस प्रीमियम पे जीएसटी पे किया, क्या क्रेडिट मिलना चाहिए बेटा उसके लिए? आंसर इज नो। पर हां, जिनके लिए मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट अलाउड है टू क्लेम द आईटीसी, जैसे बस परचेज किया तो बस का क्रेडिट मिलता है बेटा, तो बस का इंश्योरेंस कराया, उसके प्रीमियम पे जीएसटी पे किया, बस की सर्विसिंग कराई, उसके सर्विस चार्ज पे जीएसटी पे किया, उनका भी क्रेडिट मिल जाएगा बेटा। वही पॉइंट यहां बोला है बेटा। क्लियर? कि सर अगर आपने, मैं तुम्हें समझाता हूं फिर चार्ट देखते बेटा हम। सर अगर आपने वेसल एयरक्राफ्ट या मोटर व्हीकल्स जो क्लोज नंबर ए और AA में कवर है, जिनका आपको क्रेडिट नहीं मिलता है, उसका अगर आपने सर्विसिंग रिपेयर मेंटेनेंस सर्विस लिया या जनरल इंश्योरेंस सर्विस लिया, या आपने उन्हीं मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट को आपने रेंट पे लिया, लीज पे लिया, लाइसेंस पे लिया, इनका किसी का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा एक्सेप्ट इफ यू आर एलिजिबल टू क्लेम द आईटीसी ऑफ वेसल एयरक्राफ्ट या मोटर व्हीकल। जिन मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट का क्रेडिट आपको मिलता है, वो वेसल मोटर व्हीकल या एयरक्राफ्ट का आपने रिपेयरिंग कराया, सर्विसिंग मेंटेनेंस कराया, सर सर्विसिंग का बिल आया, इंश्योरेंस कराया, उसका प्रीमियम का बिल आया, इन पे जीएसटी लग के आया, या आपने इन्हीं मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट को रेंट पे लिया, लीज पे लिया, लाइसेंस पे लिया, इन पे जो जीएसटी पे किया चार्जेस पर, उनका क्रेडिट मिल जाएगा अगर आपको मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट का क्रेडिट मिलता है तो बेटा। क्लियर? अदरवाइज क्रेडिट नहीं मिलेगा। जिन मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट का क्रेडिट नहीं मिलता, उनका इंश्योरेंस रिपेयर मेंटेनेंस का क्रेडिट क्यों मिलेगा बेटा आपको? ओके, पर ध्यान देना बच्चों, इसके भी 2 एक्सेप्शन है बेटा। ये ठीक है, पहले पढ़ा था मैं, यहाँ पे रिवीजन कर रहा हूँ। आईटीसी ऑन जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर मेंटेनेंस, लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट। इफ आईटीसी ऑफ मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट इज अलाउड, तो इन सर्विसेज का क्रेडिट भी मिल जाएगा। अगर इफ मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट का आईटीसी नहीं मिलता आपको, तो इन सर्विसेज का क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। इसके 2 एक्सेप्शन है। फर्स्ट, सप्लायर ऑफ जनरल इंश्योरेंस सर्विस। अगर आप इंश्योरर हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, आपने किसी का इंश्योरेंस करा, किसी का मतलब किसी मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट का इंश्योरेंस किया, उसके लिए अगर आपने मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट जो आपने सर आपने किसी के मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस किया, उस मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट का सर्विसिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस कराया, या आपने सर फर्दर इंश्योरेंस सर्विसेज ली, आईटीसी विल बी अलाउड बेटा।
सेकेंड, अगर आप एक मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटर व्हीकल हो, वेसल हो, एयरक्राफ्ट हो, मैन्युफैक्चरर आप हो, तो आपने अगर इंश्योरेंस सर्विसेज ली है या आपने रिपेयरिंग सर्विसेज ली है, सर्विसिंग सर्विस ली, तो क्रेडिट मिल जाएगा, वरना क्रेडिट नहीं मिलता। सो दीज आर टू एक्सेप्शंस, एक तो इंश्योरेंस कंपनी और एक मैन्युफैक्चरर ऑफ सच मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट, इनको सर्विसिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस सर्विस और जनरल इंश्योरेंस सर्विस का क्रेडिट मिल जाता है, हमेशा मिलता है बेटा। ओके मालिक, चलिए ये मैंने एग्जांपल भी आपको दे रखे सारे बेटा, जो मैं अभी मैंने बात करते करते बताया। आओ मालिक, सर अगला पॉइंट पढ़ते हैं हम बेटा, इट इज रिगार्डिंग डेमो व्हीकल्स। सर अब हम पढ़ रहे पहले क्या, सर्कुलर, क्या पढ़ रहे बच्चा, सर्कुलर। ओके, ये इस बार इश्यू हुआ है आपके लिए। ओके मालिक, चलो देखते हैं सर्कुलर क्या बोलता है बेटा। सरकार इधर ध्यान देना, क्लेरिफिकेशन ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स रेट इन रेस्पेक्ट ऑफ डेमो व्हीकल्स। अब आपको पता है मोटर व्हीकल्स डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स का क्रेडिट नहीं मिलता है बेटा। अब उन मोटर व्हीकल्स का क्रेडिट मिलता है इफ सच मोटर व्हीकल्स आर यूज्ड इन फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल्स, फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल्स। आई रिपीट, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल के लिए अगर आपने मोटर व्हीकल परचेज किया तो क्रेडिट विल बी अलाउड, अदरवाइज क्रेडिट विल नॉट बी अलाउड। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ बेटा। तो सर क्या होता है, जो कार के शोरूम वाले होते हैं ना बेटा, कार के शोरूम वाले या बाइक के शोरूम वाले, ये क्या करते हैं सर, कार परचेज करके बेचते। तो इन्होंने जो कार परचेज करके बेची है, उस कार का या बाइक का जो परचेज करके बेचा है, उसका क्रेडिट इनको मिलता है। ये फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल है बेटा। पॉइंट आता है क्या, डेमो व्हीकल्स। ये लोग क्या करते हैं बेटा, डेमो व्हीकल परचेज करते हैं। अब डेमो व्हीकल जो परचेज करते हैं वो क्यों परचेज करते हैं, या क्या होता है डेमो व्हीकल। आप भी कभी देखे हो, आप भी किसी कार के शोरूम पे गए हो, बाइक के शोरूम पे गए हो, एक्टिवा के शोरूम पे गए हो, तो आप देखना सर पहले टेस्ट ड्राइव लेते हैं बेटा। हम लोग चेक करते हैं कि सर ये बाइक अच्छी चल रही कि नहीं चल रही है, ये एक्टिवा सही चल रही या नहीं चल रही है। हाँ ना भाई, ये मोटर व्हीकल का आप टेस्ट ड्राइव लेते हैं बेटा। जिंदगी में हर चीज की टेस्ट ड्राइव नहीं मिलती बेटा, क्लियर, पर मोटर व्हीकल में मिल जाती है बेटा। तो सर मेरा पॉइंट आपसे ये है कि सर अगर आपने शोरूम पे गए हो तो टेस्ट ड्राइव करने के लिए व्हीकल उनके पास अलग से होता है कि ये डेमो व्हीकल है, इससे हम टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं बेटा। तो वो शोरूम वाले क्या करते हैं, वो मोटर व्हीकल अलग से परचेज करते हैं अपने शोरूम के लिए, टू बी यूज्ड एज डेमो व्हीकल, सो दैट कस्टमर को उन कार का फीचर बता पाए, कार को फील करा पाए कि कार चलाने में कैसी लगेगी, कार में बैठने के बाद आपको कैसा लगेगा, बाइक चलाने में कैसी है। क्लियर, ये फीचर्स एक्सप्लेन करने के लिए, कार को बताने के लिए ये परचेज किया जाता है बच्चा। तो पॉइंट आता है क्या, ये डेमो व्हीकल जो परचेज किया है, ये किस लिए परचेज किया है, सो दैट उस कार की आप मार्केटिंग कर पाओ। क्लियर, तो वो डेमो व्हीकल तो आप बेच नहीं रहे हो भी, आप डेमो व्हीकल आपने बेचने के लिए नहीं खरीदा, आपने लोगों को बताने के लिए खरीदा है। तो क्वेश्चन आया क्या, ये डेमो व्हीकल के परचेज पे जो जीएसटी पे किया है, उसका आईटीसी उस शोरूम वाले को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दिस इज द क्वेश्चन। तो उसका आंसर ये है कि ये डेमो व्हीकल क्यों खरीदा है, ताकि जो इस तरह की दूसरी व्हीकल है वो बिक पाए बेटा, है ना। तो ये डेमो व्हीकल भी किसमें काम आ रहा है, सर दिस डेमो व्हीकल इज ऑल्सो यूज्ड इन फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल, ताकि इस तरह के जो मोटर व्हीकल है वो बिक पाए। क्लियर, यहाँ पे ये नहीं लिखा है फर्दर सप्लाई ऑफ सेड मोटर व्हीकल्स, ये लिखा होता फर्दर सप्लाई ऑफ सेड मोटर व्हीकल, मतलब जो मोटर व्हीकल परचेज किया उसी को अगर बेचने के लिए खरीदा है तो क्रेडिट मिलेगा, ऐसा नहीं लिखा बेटा। सच मोटर व्हीकल लिखा है, मतलब इस तरह की सेम मोटर व्हीकल ये बेच पाए, इसके लिए मोटर व्हीकल परचेज किया तो क्रेडिट विल बी अलाउड। इसलिए इस पर्टिकुलर केस में सर्कुलर ने क्लेरिफाई करके बोला कि सर यहाँ पे दिस मोटर व्हीकल इज यूज्ड फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल, ये देखिए लिखा है फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल्स, एंड यस आईटीसी विल बी अलाउड टू दी मोटर टू दी सर टू दी शोरूम वाला बेटा, है ना भाई। क्लियर, समझे मेरी बात। हाँ, अगर कोई मोटर व्हीकल उन्होंने खरीदा होता किसके लिए, अपने ही एम्प्लॉय के लिए, कि कंपनी का, जैसे कार का शोरूम है मेरा बेटा, मैंने एक कार खरीदी इसके लिए अपने एम्प्लॉयज के ले जाने के लिए, या अपने डायरेक्टर के लिए, कोई डायरेक्टर घर से आएगा, ऑफिस से मीटिंग के लिए जाएगा, वापस ऑफिस आएगा, उसके लिए कार परचेज करी, क्रेडिट विल नॉट बी अलाउड बिकॉज दैट इज नॉट अ डेमो व्हीकल विच इज नॉट यूज्ड फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल। क्लियर सर, कई बार क्या होता है कि जो ऑथराइज डीलर होते बेटा वो प्योरली एजेंट्स होते बेटा, या मार्केटिंग की सर्विस दे रहे होते बेटा, जिनका शोरूम नहीं होता है कार का। अब मुझे बताओ सर,
हमने कोई एजेंट अपॉइंट कर दिया जो क्या कर रहा है, केवल मार्केटिंग सर्विस दे रहा है, उसका खुद का शोरूम नहीं है। अब मार्केटिंग सर्विस देगा तो सर उसके पास कार होगी तो लोगों को चला के दिखा पाएगा ना, कार ऐसी होती है, ये वाली ऐसे चलती है। तो उसने भी एक डेमो कार खरीद ली बेटा। अब वो डेमो व्हीकल खरीदता है, लोगों को सर मार्केटिंग करता है, सर कार पसंद करवाता है, और फिर जब लोगों को कार पसंद आ जाती है तब वो कंपनी वालों से बात करता है कि ये वाली कार इसको आप डायरेक्ट बेच दो। वो खुद नहीं बेचता है कार, कंपनी वालों से डायरेक्ट बोलता है कि आप ये कार इसको बेच दो, अब इसको बेचने में मेरा मेरा कमीशन जो है इतना मेरा कमीशन दे दो। तो पॉइंट आया क्या, ऐसे जो एजेंट्स होते हैं, ऐसे जो मार्केटिंग सर्विस सप्लायर होते हैं, क्या ये फर्दर सप्लाई ऑफ सेड मोटर व्हीकल कर रहे हैं खुद? आंसर इज नो, दे आर नॉट मेकिंग फर्दर सप्लाई ऑफ सेड मोटर व्हीकल। वो तो केवल मार्केटिंग कर रहे हैं। कार बेच रहा कौन? शोरूम वाला ही। कार बेच रहा कौन? कंपनी वाला ही। तो सर जिस एजेंट ने वो कार खरीदी थी एज ए डेमो व्हीकल, उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। कारण क्या है? वो खुद फर्दर सप्लाई ऑफ सेड मोटर व्हीकल नहीं कर रहा है, इसलिए। क्लियर? डन। इसलिए उसके लिए वो क्रेडिट क्या रहेगा? ब्लॉक रहेगा एजेंट्स के लिए बेटा, क्योंकि ही इज नॉट एंगेज इन मेकिंग फर्दर सप्लाई ऑफ सेड मोटर व्हीकल। वो केवल मार्केटिंग कर रहा है। बेच रहा कौन है? कंपनी वाले ही बेच रहा है बेटा। है ना मालिक? क्लियर? डन। सरकार एक और बात सर, अब बात आती है क्या, अगर किसी ने कार परचेज किया, शोरूम वाले ने, जो फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल करेगा और बाद में इस कार को बेचेगा, बाद में कार को मार्केटिंग की तरह यूज करेगा, सो दैट लोगों को वो कार के फीचर्स बता पाए, एज ए डेमो व्हीकल यूज करेगा। तो आपने और मैंने पढ़ लिया क्या, नॉर्मल कार के शोरूम वाले सिंस फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल में एंगेज होते हैं, इसलिए उनको आईटीसी मिलता है। क्लियर? सपोज कार थी कितने की? 10 लाख की बेटा। सपोज उस पर जीएसटी था कितना? 2 लाख का। तो उन्होंने 2 लाख का आईटीसी ले लिया होगा बेटा। तो इनकम टैक्स एक्ट में डेप्रिसिएशन वो केवल 10 लाख पे लेंगे बेटा, पर उन्होंने डेप्रिसिएशन पूरे 12 लाख पे ले लिया, तो क्या आईटीसी मिलेगा? वो तो किसी को भी नहीं मिलेगा। हमने सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 3 पढ़ा हुआ बेटा। क्लियर? अच्छा, आईटीसी मिलता ही नहीं आपको बेटा, तो आप वैसे भी पूरे 12 लाख का डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे। पर जिनको आईटीसी मिलता है उनको बोल दिया क्या कि भाई साहब, जिनको आईटीसी मिलता है उनको बोल दिया क्या, अगर आपने आईटीसी लिया है तो डेप्रिसिएशन जो लोगे वो केवल 10 लाख का लेना। अगर पूरे 12 लाख का डेप्रिसिएशन लिया तो क्रेडिट की बात आएगी ही नहीं बेटा। हाँ है ना? तो आप कैपिटलाइज करो, हमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, पर जीएसटी वाले पोर्शन को कैपिटलाइज मत करना, उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम मत करना। क्लियर? डन। अच्छा एक बात और, अब मान लो मैंने कार परचेज करी एज ए डेमो व्हीकल, और उस कार का डेमो व्हीकल में कार का शोरूम वाला हूं, फर्दर सप्लाई ऑफ साइड मोटर व्हीकल करता हूं, मैंने कार परचेज किया और कार परचेज करने पर जीएसटी पे किया, उसका मैंने आईटीसी ले लिया। अब कुछ टाइम बाद मैंने उस कार को बेच दिया बेटा, क्योंकि डेमो व्हीकल मैंने लोगों को दिखाया, सब कुछ हो गया। अब मॉडल चेंज हो गया तो मैं क्या करूंगा? पुरानी कार का बेच दूंगा बेटा मार्केट में। तो आपने और मैंने पढ़ा हुआ है क्या, एक सेक्शन नंबर 18 सबसेक्शन 6, सेक्शन नंबर 18 सबसेक्शन 6 रेड विद रूल नंबर 44 सब रूल नंबर 6, वहां हमने पढ़ा हुआ है क्या, अगर कोई कैपिटल गुड्स आपने परचेज किया, परचेज पे जीएसटी पे किया, उसका आपने आईटीसी लिया, और बाद में वो आईटीसी, बाद में वो कैपिटल गुड्स अगर आपने बेच दिया, तो याद आया 5% पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर जो आईटीसी लिया वो लेस करो, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ आईटीसी बचेगा वो, या एक्चुअल टैक्स पेबल ऑन कैपिटल गुड्स सोल्ड व्हिचएवर इज हायर, इतना आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ता है, इतना जीएसटी आपको पे करना पड़ता है। वो सेम प्रोविजन यहाँ पे लग जाएगा अगर आपने बाद में डेमो व्हीकल को बेचा है तो शोरूम वाले क्या करते हैं, डेमो व्हीकल परचेज किया, क्रेडिट लिया, फिर डेमो व्हीकल को बाद में जब बेचेंगे तब सेक्शन नंबर 18 सबसेक्शन 6 अप्लाई करेंगे, और उस पर जो जीएसटी बनता है 18(6) के हिसाब से उतना पे करेंगे। भारत माता की जय। आई होप पूरा सिस्टम समझ में आ गया, पूरा सर्कुलर आपको क्लियर हो गया। बहुत ही बढ़िया है ना मालिक? चलिए सरकार, ये था आपका क्या, सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज नंबर ए, डबल ए बी और उससे रिलेटेड सर्कुलर, पूरा पिक्चर खत्म बेटा। ओके, आओ बच्चों अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं बेटा। सर क्लॉज नंबर बी, फूड एंड बेवरे, अरे बेवड़े नहीं हो, बेवरेजेस। सरकार फूड एंड बेवरेजेस। अच्छा हम क्या पढ़ रहे हैं? ब्लॉक क्रेडिट। ब्लॉक क्रेडिट क्यों पढ़ रहे बेटा? कि भले ये बिजनेस में काम आया फिर भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, भले बिजनेस का खर्चा, वी डोंट केयर, नो आईटीसी विल बी अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग। उसमें क्लोज में बी बोलता है क्या, फूड एंड बेवरेजेस। आपने भले ही ऑफिस के फंक्शन के लिए, डीलर्स मीटिंग के लिए फूड एंड बेवरेजेस मंगाया है, आउटडोर कैटरिंग वाले की सर्विसेज ली, क्लियर, बिजनेस का खर्चा है, ब्यूटी ट्रीटमेंट का, हीरोइंस का, एक्ट्रेस का, फिल्म मेकिंग में कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। बात खत्म बेटा, मतलब कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं सर, कह दिया ना, बस कह दिया, हैशटैग वाइफ, बात मान लो।
है ना भाई सरकार। सर फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी सर्विसेज, रेंटिंग, लीजिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, वेसल्स और एयरक्राफ्ट कवर्ड इन क्लोज नंबर ए और डबल है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्लियर सर, इनका क्रेडिट नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा, खत्म बेटा। क्लियर, एक्सेप्ट व्हेन दे आर यूज्ड। सर चलो मैं बताता हूँ, मैं एक्सेप्ट व्हेन बताता हूँ। एक और चीज, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। है ना मालिक, लाइफ इंश्योरेंस, आपने अपने एम्प्लॉइज का लाइफ इंश्योरेंस कराया, हेल्थ इंश्योरेंस कराया, कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट अगर आपने ये सब पूरा पॉइंट नंबर 1 जो हमने पढ़ा बेटा अभी, ये जो इनवर्स सप्लाई आपने लिया है, फूड एंड बेवरेजेस, एक वापस पढ़ना, फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी सर्विसेज, सर रेंटिंग, लीजिंग, हायरिंग, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट कवर्ड इन क्लोज नंबर ए और डबल है, सर लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस का क्रेडिट नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट अगर सेम कैटेगरी ऑफ इनवर्ट सप्लाई लिया टू प्रोवाइड द सेम कैटेगरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। मतलब जो आपने इनवर्ट सप्लाई लिया है वही आपका आउटवर्ड सप्लाई, जैसे फूड एंड बेवरेज परचेज किए और फूड और बेवरेज बेच रहे हो बेटा, कैटरिंग सर्विसेज आपने किसी से लिए और आप किसी और को कैटरिंग सर्विस दे रहे हो, तो यस आईटीसी मिल जाएगा बेटा आपको, है ना मालिक, अदरवाइज आईटीसी नहीं मिलेगा। क्लियर, समझे मेरी बात। और हाँ सर एक और बोल दिया क्या, सर आपने सेम कैटेगरी ऑफ इनवर्ट सप्लाई लिया टू प्रोवाइड द सेम कैटेगरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई और एज ए कंपोनेंट ऑफ मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई। मतलब अगर आप जैसे आउटडोर कैटरिंग की सर्विस दे रहे हो, उसके लिए फूड परचेज किया सर, तो फूड क्या है, इट इज ए पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई ऑफ कैटरिंग सर्विस, ट्रेड विल बी अलाउड बेटा, है ना मालिक। सरकार सेम कैटेगरी ऑफ इनवर्ट सप्लाई लिया टू प्रोवाइड द सेम कैटेगरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई और एज अ कंपोनेंट ऑफ कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई, देन आईटीसी विल बी अलाउड। क्लियर। फिर मेंबरशिप ऑफ अ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, आपने अपने एम्प्लॉइज के लिए मेंबरशिप परचेज किया किसी क्लब का, क्रेडिट नहीं मिलेगा। ट्रैवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉइज ऑन वैकेशन सच एज होम ट्रैवल कंसेशन, लीव ट्रैवल कंसेशन, नो क्रेडिट विल बी अलाउड। बात खत्म। ये क्लोज नंबर बी में 3 पॉइंट कवर है, 1 2 का 3। पर इन तीनों का एक कॉमन एक्सेप्शन और है कि अगर किसी लॉ ने ऑब्लिगेटरी किया हुआ है, किसी कानून ने ऑब्लिगेटरी किया हुआ है अपने किसी एम्प्लॉयर को कि आपको अपने एम्प्लॉयज को ये सर्विसेज प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी, ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी ही पड़ेगी, उसकी वजह से, उस लॉ के ऑब्लिगेशन की वजह से अगर उसने ये इनमें से कुछ भी इनवर्ट सप्लाई अगर लिया है, क्लियर, तो आईटीसी विल बी अलाउड। एग्जांपल देता बेटा मैं, मान लो मेरी फैक्ट्री है, माइनिंग का काम है साहब, और माइनिंग में जिंदगी का रिस्क होता है, उसकी वजह से सर लॉ ने ऑब्लिगेटरी कर दिया कि आपको अपने एम्प्लॉयज का हेल्थ इंश्योरेंस भी कराना पड़ेगा, लाइफ इंश्योरेंस भी कराना पड़ेगा, कभी कुछ हो गया तो उनके फैमिली वालों को सपोर्ट मिल जाए। और उस लॉ के ऑब्लिगेशन की वजह से मैंने उन एम्प्लॉयज का लाइफ इंश्योरेंस कराया, हेल्थ इंश्योरेंस कराया, क्रेडिट विल बी अलाउड। सर किसी लॉ ने बोल दिया कि आपको अपने फैक्ट्री के अंदर लंच प्रोवाइड करना पड़ेगा सारे मजदूरों के लिए, तो सर उसके लिए जो मैंने खर्चा किया है, फूड एंड बेवरेज परचेज किए, कैटरिंग वाले को अपॉइंट किया, यस आईटीसी विल बी अलाउड, अदरवाइज नो आईटीसी विल बी अलाउड। क्लियर मालिक, पक्का, बहुत बढ़िया। तो सर ये क्या क्लॉज नंबर बी, और सर किसी लॉ ने ऑब्लिगेटरी किया तो क्रेडिट मिल जाएगा वरना क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाँ सर जैसे क्वेश्चन अब ध्यान देना बेटा, गलती क्या करते बच्चे, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया किसी कंपनी ने, उस पर जीएसटी पे किया, ये किसी क्वेश्चन में एक पॉइंट दे रखा है, बताओ क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो जरूर वो टेबल जब क्वेश्चन का खत्म होता है उसके लास्ट में एक पैराग्राफ दिया होता है, वहां पढ़ लेना कि क्या ये लिखा है कि किसी लॉ ने या किसी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन की वजह से, कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन की वजह से, किसी लॉ के ऑब्लिगेशन की वजह से उसने ये सर्विसेज परचेस करी, या उसने ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो समझ लेना वो नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस था, उसके प्रीमियम पे जीएसटी पे किया, नो क्रेडिट विल बी अलाउड। पर किसी लॉ ने ऑब्लिगेटरी किया है और उसकी वजह से अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस कराया है, उसके लिए प्रीमियम पे किया, तो जीएसटी का क्रेडिट मिल जाता है। इसलिए क्वेश्चन अगर दे रखा है क्या, प्रीमियम पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस, बाय डिफॉल्ट क्रेडिट नहीं मिलता है। पर क्वेश्चन के नीचे जो पैराग्राफ दे रखा है वहां जरूर नोट पढ़ लेना, कहीं नोट तो नहीं दे रखा है कि ये किसी लॉ ने ऑब्लिगेटरी किया था इसलिए सर्विसेज ली थी। अगर नोट दिया है तो क्रेडिट विल बी अलाउड, नोट नहीं दिया है इट मींस नॉर्मल इंश्योरेंस कराया, क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्लियर, गुड। सरकार ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिए वो सब एग्जांपल यहाँ पे भी आपको दे रखे हैं। क्लियर। अब आइए सर यहाँ पे मैंने एक सर्कुलर दे रखा है बेटा आपको कि ऊपर जो लीजिंग की बात करी है ये वाला,
कि लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट, तो ये लीजिंग ऑफ मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट की बात कर रहा है। आपने कोई मशीन लीज पे ली है बिजनेस के लिए, क्रेडिट विल बी अलाउड। ये सर्कुलर था, कोई खास बात नहीं बेटा। सर्कुलर, इट इज क्लेरिफाइड दैट लीजिंग रेफर टू इन section number 17(5)(b)(1) refers to leasing of motor vehicles, vessels, aircraft only and not to any other item। किसी और गुड्स का अगर आपने लीज पे लिया, रेंट पे लिया, तो क्रेडिट विल बी अलाउड। क्लियर मालिक? पक्का? डन। हाँ जी सर। ओके, भावेश भाई ने बोला है कौन सा पॉइंट? ओके सर, ध्यान बेटा, ये क्लोज में बी जो हमने पढ़ा। सर ये खुद देखिए आप, फूड एंड बेवरेजेस। अब मुझे बताओ आप सिंपली, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं डिनर पे गए बेटा, अब उसका बिल था, क्या उस बिल पे जीएसटी लगा था? क्या क्रेडिट विल बी अलाउड इन द बिजनेस? आप तो बोल दो कि हम तो क्लाइंट के साथ मीटिंग में थे सर, हर आदमी ये बोल देगा बेटा। क्लियर? कौन सा क्लाइंट, कौन सा क्या, हाँ है ना भाई, घर पे पता पड़ेगा अलग मारेंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये पर्सनल नेचर के खर्चे, फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज एटसेट्रा, सर लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, फिर मेंबरशिप ऑफ अ क्लब, हेल्थ फिटनेस सेंटर, ट्रैवल बेनिफिट्स एक्सेट्रा, सर ये सब अगर आपने सर अपने एम्प्लॉयज के लिए लिया तो क्रेडिट विल नॉट बी अलाउड, एक्सेप्ट किसी लोन अगर ऑब्लिगेटरी किया हुआ है उसके लिए अगर आपने ये परचेज किया तो क्रेडिट विल बी अलाउड, वरना क्रेडिट नहीं मिलेगा। ओके, और यहां और बोल दिया क्या, ये फूड एंड बेवरेजेस वगैरह अगर आपने सेम कैटेगरी ऑफ इनवर्ड सप्लाई लिया टू प्रोवाइड द सेम कैटेगरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, जैसे मिस्टर रमन अ कैटरर फॉर अ वेडिंग gives subcontract of Pani Puri stall to Mrs. Ishita. So Ishita is providing catering services to Raman. Raman is providing catering services to XYZ person. तो आउटडोर कैटरिंग सर्विस देने के लिए आउटडोर कैटरिंग सर्विस ली है, क्रेडिट विल बी अलाउड, अदरवाइज क्रेडिट नहीं मिलेगा। समझे? या किसी लोन ने ऑब्लिगेटरी किया तो क्रेडिट मिल जाएगा, वरना क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्या मालिक? भावेश भाई चलिए सरकार। ओके चिराग भाई, डेबिट नोट क्रेडिट नोट में के बारे में जब टॉपिक आएगा तब और बात करेंगे बेटा हम लोग। और हाँ, अरे वाह, देवेंद्र भाई का आज बर्थडे है सर, एक बार सब लोग हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। एंड देवेंद्र भाई, मे गॉड ब्लेस यू विद ऑल द हैप्पीनेस, ऑल द सक्सेस विच यू एंड योर फैमिली, योर पेरेंट्स वांट। ऑल द बेस्ट बेटा, ऐसे ही मस्त होके पढ़े, ऐसे ही खुश होके अपनी खुशियां सबके साथ शेयर करे, और ऐसे ही सबसे आशीर्वाद लेते रहे और आगे बढ़ते रहे। और सब लोग जो भी लेक्चर देख रहे हैं सबके लिए सर आपका जो रेस्पेक्टिव बर्थडे आता है सर, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत विशेष। सर आप बहुत अच्छा काम करें, बहुत अच्छा आपका नेचर हो, और सबके साथ आप मस्त मिलके खुश होके रहे बेटा, और अपना जो गोल आपने बनाया हुआ है पूरा डेडिकेशन से मेहनत के साथ लग जाए, सो दैट वन डे योर पेरेंट्स एंड योर फ्रेंड शुड से कि यस ये मेरा बेटा है, दोस्त के ये मेरा दोस्त है। ऑल द बेस्ट गाइस, माहौल जबरदस्त, शानदार। ओके सर, आइए बच्चों, क्लोज नंबर सी और क्लोज नंबर डी की बात कर लेता मैं बेटा आपसे। सर क्लोज नंबर सी और डी में साथ में पढ़ा रहा बेटा आपको, ये बोल दिया है। अच्छा अभी 2 मिनट के लिए बुक्स में ध्यान में देना, मैं पहले बोलता हूं बेटा, फिर यहां से अपना आप समझ में आएगा कि अगर आपने अपने भली बिल्डिंग, आपने भली अपने ऑफिस के लिए सर्विसेज ली, तो बात तभी कर रहे हैं ना सर, घर के लिए सर्विसेज ली होती तो क्रेडिट की बात आती ही नहीं बेटा। ये बिजनेस से खर्चे तो भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसका कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपने अपने ऑफिस की बिल्डिंग बनाई, अगर आपने अपनी सर फैक्ट्री का बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कराया, तो जिस कॉन्ट्रैक्टर ने आपको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दी है कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। भले ही वो ऑफिस की बिल्डिंग ऑफिस के काम के लिए काम आ रही है, फिर भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि कल को अगर आपने ऑफिस बंद कर दिया तो सर उस बिल्डिंग को जब बेचोगे, दैट सेल ऑफ इम्यूनिटी प्रॉपर्टी इज नीदर चार्जेबल टू जीएसटी, इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, कोई जीएसटी नहीं लगता। तो इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में जो भी गुड्स काम आया, जो भी सर्विस काम आया, क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये लॉजिक से गवर्नमेंट ने क्लोज नंबर सी और डी बनाया। आई रिपीट द पॉइंट अगेन, क्लोज नंबर सी और डी वापस बोल रहा बेटा, बुक्स में ध्यान नहीं, मेरी तरफ ध्यान बेटा। कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विस, कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विस, भले वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस हो, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज हो, रिपेयरिंग सर्विसेज हो, आर्किटेक्ट की सर्विसेज हो, इंटीरियर डिजाइनर की सर्विसेज हो, सर कोई सीमेंट काम आया, स्टील काम आया, आयरन काम आया, सर इतनी सारी गुड्स काम आती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में 1 रुपए का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट इफ यू आर प्रोवाइडिंग
वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस या कंस्ट्रक्शन सर्विस टू समबडी एल्स। आप किसी और के लिए बिल्डिंग बना रहे हो, मींस यू आर प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्शन सर्विसेज टू समबडी एल्स, या यू आर प्रोवाइडिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस टू समबडी एल्स। तो ऐसे केस में आपको आईटीसी मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप कंस्ट्रक्शन सर्विस जिसको दे रहे हो वो एंड यूजर है, और वो एंड यूजर जो होगा, भले उसके लिए आप ऑफिस का बिल्डिंग बना रहे हो, उसको कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला है। तो सर मैंने कंस्ट्रक्शन सर्विस देने के लिए या वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस देने के लिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली है, कंस्ट्रक्शन सर्विस ली है, या कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विसेज काम ली है कंस्ट्रक्शन में, तो सर उन सब का मेरे को आईटीसी मिल जाएगा। पर जिसको मैं कंस्ट्रक्शन सर्विस दे रहा हूं, या जिसको मैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दे रहा हूं सर, या जिसको मैंने माल सप्लाई किया बिल्डिंग मटेरियल, सर वो पर्सन अगर फर्दर कंस्ट्रक्शन सर्विस किसी और को नहीं दे रहा है तो उसको कभी भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, भले उसकी ऑफिस की बिल्डिंग ही क्यों ना हो। नो आईटीसी विल बी अलाउड। और ध्यान रखना बेटा, सर अगर आपने, सर मेरी मान लो फैक्ट्री बेटा, जहां मैं मार्कर्स बनाता हूं, वहां मैंने मार्कर्स बनाने के लिए बिल्डिंग बनवाई। अब बिल्डिंग तो बन गई, बिल्डिंग का मैंने रिपेयरिंग कराया, रेनोवेशन कराया, ऑल्ट्रेशन कराया बिल्डिंग में, वो सब भी कंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन के स्कोप में आते हैं। और कंस्ट्रक्शन के स्कोप में आते हैं मतलब उसमें भी जो गुड्स और सर्विसेज काम आ रही है, रिपेयरिंग में, रिपेयरिंग ऑफ बिल्डिंग की बात कर रहा हूं, उनका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर वो रिपेयरिंग छोटा मोटा रिपेयरिंग था, जिसको मैंने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया है, उसको मैंने बिल्डिंग अकाउंट में कैपिटलाइज नहीं किया है। तो ऐसे केस में रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, सर ऑल्ट्रेशन ऑफ द बिल्डिंग एटसेट्रा, इन पे जो मैंने खर्चा किया है, जो गुड्स और सर्विसेज मैंने परचेज करी है फॉर सच रिपेयरिंग एटसेट्रा, जो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हुई, जो कैपिटलाइज नहीं हुई बुक्स अकाउंट में, उन खर्चों का मेरे को क्रेडिट मिल जाएगा। वरना रिपेयरिंग का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर मैंने बिल्डिंग का रिपेयरिंग करा के रिपेयरिंग का खर्चा जो बड़ा खर्चा था वो कैपिटलाइज किया है बिल्डिंग अकाउंट में, तो क्रेडिट विल नॉट बी अलाउड। क्लियर? डन। फर्स्ट एक्सेप्शन तो ये कि रिपेयरिंग के लिए काम आया और वो P&L अकाउंट में डेबिट किया आपने, रेवेन्यू नेचर का खर्चा था आपका, तो उसमें क्रेडिट काम आ जाएगी, क्रेडिट विल बी अलाउड। सेकेंड थिंग, प्लांट और मशीनरी के इंस्टॉलेशन के लिए, क्या बोला बेटा, प्लांट एंड मशीनरी के इंस्टॉलेशन के लिए, इरेक्शन के लिए अगर मैंने कोई कॉन्ट्रैक्टर की सर्विसेज ली, कोई गुड्स सर्विसेज, कोई गुड्स परचेज किया, सीमेंट परचेज किया, स्टील परचेज किया, यस, सारी क्रेडिट विल बी अलाउड। ऑल द गुड्स और सर्विसेज विच आर यूज्ड इन इंस्टॉलेशन, इरेक्शन, कमीशनिंग ऑफ प्लांट और मशीनरी, तो क्रेडिट विल बी अलाउड। अब प्लांट और मशीनरी के स्कोप में ध्यान रखना बेटा, क्या क्या आता है। प्लांट और मशीनरी मीन्स apparatus, equipment, machinery fixed to earth, सब आएंगे बेटा, by a foundation and structural support that are used for making the outward supply of goods or service or both, and includes such foundation and structural support। मतलब कोई मशीन को खड़ा करने के लिए सपोर्ट दिया आपने, फाउंडेशन बनाया आपने, कुछ स्ट्रक्चरल सपोर्ट दिया, उसमें जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर सर्विस काम आई, क्रेडिट विल बी अलाउड। सीमेंट, स्टील या कोई भी गुड्स है, कोई भी सर्विस काम आई, क्रेडिट विल बी अलाउड। बट प्लांट एंड मशीनरी एक्सक्लूड, वेरी इंपॉर्टेंट, लैंड, बिल्डिंग एंड सच अदर सिविल स्ट्रक्चर्स। फैक्ट्री की बिल्डिंग है वो प्लांट नहीं आता है, उसमें जो मशीन लगी हुई है वो प्लांट के स्कोप में आएगा, समझे। सर टेलीकॉम टावर्स, जानना, टेलीकॉम टावर्स के इंस्टॉलेशन में जो भी गुड्स सर्विस काम आए, कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट का एक जजमेंट था सर्विस टैक्स के टाइम का बेटा, उसी को कंटिन्यू करते हुए यहां बोल दिया क्या, वो प्लांट और मशीनरी के स्कोप में नहीं आएगा। सेम वे पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस, वो भी प्लांट और मशीनरी के स्कोप में नहीं आएगा। इसके भी इंस्टॉलेशन, इरेक्शन के लिए जो भी गुड्स और सर्विस काम आए, कोई क्रेडिट विल नॉट बी अलाउड। समझे मेरी बात? डन। ये प्लांट और मशीनरी की डेफिनेशन से एक्सक्लूड किए हुए हैं बच्चों, है ना भाई। और जो मैंने आपको समझाया वो यहाँ पे सुंदरता से मैंने आपको सर एनालिसिस में दिया हुआ है। आई होप यू गॉट दी एंटायर पॉइंट। और जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो यहाँ एग्जांपल दे रखे मैंने। तो कुल मिला के कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्या बोला बच्चे, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो भी गुड्स और सर्विस काम आया, भले वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस हो, कंस्ट्रक्शन सर्विस हो, रिपेयर मेंटेनेंस हो, या भले आपके लिए सर आर्किटेक्ट सर्विसेज हो, इंटीरियर डेकोरेटर हो, कोई भी सर्विस, कोई भी गुड्स काम आया, सीमेंट, स्टील, आयरन, जो भी गुड्स काम आया, कोई क्रेडिट नहीं मिलता है एक्सेप्ट, दो एक्सेप्शन, तीन एक्सेप्शन, एक्सेप्ट प्लांट और मशीनरी के इंस्टॉलेशन, इरेक्शन के लिए आप खर्चा कर रहे हो, क्रेडिट विल बी अलाउड। पर प्लांट और मशीनरी की डेफिनेशन में लैंड, बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर नहीं आता है। प्लांट और मशीनरी की डेफिनेशन में सर टेलीकॉम टावर्स नहीं आते। प्लांट और मशीनरी की डेफिनेशन में पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइस नहीं आता। क्लियर? एक और बात सर, सेकंड एक्सेप्शन,
ऑफिस की बिल्डिंग का रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह कराया आपने और वो खर्चा आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया है, कैपिटलाइज नहीं किया बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो उसमें जो सीमेंट वगैरह काम आ रही, जो गुड्स काम आ रही, जो सर्विसेज काम आ रही, क्रेडिट विल बी अलाउड। थर्ड एक्सेप्शन, अगर आप किसी और को वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दे रहे हो, कंस्ट्रक्शन सर्विस दे रहे हो, उसके लिए कंस्ट्रक्शन सर्विस ली, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली, या कोई गुड्स काम आया है कंस्ट्रक्शन में, क्रेडिट विल बी अलाउड, अदरवाइज क्रेडिट विल नॉट। क्लियर? भारत माता की जय। शायद सुंदरता से पॉइंट समझ में आपको आ गया विद एनालिसिस। आइए एक सर्कुलर और आया जिसने क्या बोला, सर आपने कई बार देखा होगा ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर केबल में बताता हूं आपको बेटा। सर कई बार देखा होगा ना, जमीन में अंडरग्राउंड वायरिंग होती है, बड़े बड़े केबल्स होते हैं, सो दैट इंटरनेट डेटा वगैरह आप ट्रांसफर कर पाओ इधर से उधर। ये रहा, ये रहा सर, डक्ट्स एंड मैनहोल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। ये देखिए अब है ना भाई। सर ये फाइबर की कोटिंग देखी होगी बेटा आपने, क्लियर, जिसके थ्रू वायर्स वगैरह, ये देखिए बेटा अंडरग्राउंड होता है ना बच्चा। अब ये जो वायरिंग दे रखी है यहाँ पे, क्लियर, इस वायर किस में होते हैं, एक डक्ट में होते हैं, मैनहोल में होते हैं, सो दैट वायर कट नहीं जाए। डायरेक्ट वायर को आप, ओपन वायर को अगर आप जमीन में गाड़ दोगे और वायर कट गया तो सर कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी ना सर वहां पे, है ना भाई। इसलिए उसको प्लास्टिक इस तरह के मोटे पाइप में, आप देख रहे हो मोटे पाइप, उसके अंदर वायरिंग होती है बेटा सारी। तो बात आते हैं क्या, ये ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जो होता है बेटा, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, इसके जो मेन होल और डक्ट होते हैं, क्या इसको इम्यूल प्रॉपर्टी कहेंगे? नहीं, ये प्लांट और मशीनरी के पार्ट है बेटा। ये इसके बिना सर ये ऑप्टिकल केबल की जो सर्विस होती है वो नहीं दे पाएंगे बेटा हम लोग। इसलिए मेन होल और ये डक्ट्स वगैरह जो काम आते हैं, डक्ट, सो दैट इसके अंदर वायर डाल के आप आगे ट्रांसपोर्ट कर पाओ वायर को बेटा, है ना भाई, जिससे आप डेटा ट्रांसफर कर पाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कर पाएंगे, इन सब का आपको आईटीसी मिलेगा। ये प्लांट और मशीनरी की डेफिनेशन में आएंगे, ये कोई इम्यूल प्रॉपर्टी नहीं है बेटा, है ना। Ducts and manholes are basic components for optical fiber networks which are used in providing telecom services, In view of explanation, it appears that ducts and manholes are covered in the definition of plant and machinery as they are used as part of OFC network for making outward supply of transmission of telecom signals from one point to another, and therefore ITC will be allowed। और ये इम्यूल प्रॉपर्टी के स्कोप में नहीं आएगा। एंसर क्लोजमा सीओडी जो भी हमने पढ़ा रिगार्डिंग इम्यूल प्रॉपर्टी, उसमें कवर नहीं होता है। इट इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ओनली। ये बेसिक कंपोनेंट है ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, मशीनरी का पार्ट कहलाएगा, क्रेडिट विल बी अलाउड। ओके मालिक, डन। गवर्नमेंट ने खुद नहीं अलाउ किया क्रेडिट बेटा, सरकार। आइए नेक्स्ट क्लोज नंबर ई की तरफ बात करते हैं बेटा। क्लोज नंबर ई क्या बोलता है बेटा, देखना ध्यान से। इनवर्ट सप्लाईज ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड अंडर कंपोजिशन स्कीम। अरे आपने कंपोजिशन सप्लायर से कोई गुड्स या सर्विसेज परचेज करी तो वो वैसे भी टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता है, वो बिल पे टैक्स चार्ज ही नहीं कर सकता है। तो जो उससे गुड्स या सर्विस परचेज किया है उस पर तो वैसे भी कंपोजिशन स्कीम वाला टैक्स 1% या जो टैक्स होता है वो पे किया हुआ है, कोई क्रेडिट रेसिपिएंट को नहीं मिलेगा। मैं तो कह रहा हूँ ये बिल, ये पॉइंट अगर यहाँ नहीं भी लिखा होता तो भी क्रेडिट नहीं मिलता, क्योंकि एनीवेज कंपोजिशन स्कीम सप्लायर टैक्स इनवॉइस इशू कर ही नहीं सकता है, वो बिल पे टैक्स चार्ज कर ही नहीं सकता, तो रेसिपिएंट को क्रेडिट की बात आती ही नहीं बेटा। फिर भी सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है। देन इनवर्ट सप्लाइड रिसीव्ड बाय नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन एनआरटीपी एक्सेप्ट गुड्स इंपोर्टेड बाय हिम। सर एनआरटीपी नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जैसे आउट ऑफ इंडिया से, नेपाल से, आपने कई बार देखा होगा तिब्बतन मार्केट वगैरह लगता है कई सारी सिटीज में, जिसमें विंटर्स में ये लोग कैंप लगा के, स्टॉल्स लगा के वहां से विंटर के कपड़े बेचते, वुलन कपड़े बेचते बेटा, है ना, जैकेट, स्वेटर्स, मफलर एटसेट्रा। सो माय पॉइंट इज दैट इन लोग, जो लोग बाहर से टेम्पररी आते इंडिया के अंदर टू सप्लाई द गुड्स और सर्विस और बोथ, इनको बोलते हैं नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। इनको बोल दिया क्या, हिंदुस्तान से अगर आपने कुछ भी गुड्स या सर्विस परचेज किया, 1 रुपए का भी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप बाहर से आके इंडिया में माल सप्लाई कर रहे हो और यहाँ पे टेम्पररी दुकान लेके आप माल बेच रहे हो, तो आपको हम क्रेडिट अलाउ नहीं करेंगे। हमारे इंडियन लोगों को सर कंपटीशन मिलता है बहुत भारी वाला, तगड़ा वाला आपसे, उनको हम बिजनेस का लॉस नहीं कराएंगे, आपको क्रेडिट अलाउ नहीं करेंगे, भले आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, जो गुड्स आप आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में लेके आए थे, जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स किया था, उस इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे जो आपने आईजीएसटी पे किया होगा अलोंग विद द कस्टम ड्यूटी, वो आईजीएसटी का हम क्रेडिट आपको अलाउ कर देंगे जो आपने इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे पे किया हुआ है। अदरवाइज डोमेस्टिक मार्केट से जो भी गुड्स और सर्विस परचेज किया, कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा।
जैसे आपने सर कोई ग्राउंड रेंट पे लिया है जहां पे आपने अपनी स्टॉल लगाई है, वो स्टॉल की रेंटिंग का जो चार्ज पे किया, उस पर जो जीएसटी पे किया, कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। कोई मार्केटिंग सर्विसेज ली, अकाउंटिंग सर्विसेज ली, कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। आइए बच्चों, क्लोज नंबर एफ ए, सर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर एक्टिविटीज। कई सारे कंपनीज क्या करती है सर, सीएसआर एक्टिविटीज के लिए कोई गुड्स और सर्विसेज परचेज करती है, उनके परचेज पे जीएसटी पे किया, कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। एग्जांपल, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 10 करोड़ रुपए खर्च किए बेटा, इसके लिए उन्होंने बोल दिया क्या सर, हम सर जहां पर जैसे फॉर एग्जांपल सर्दी बहुत हो रही है सर, पूरे हिंदुस्तान में जो गरीब लोग हैं उनको हम स्वेटर बांटेंगे, कंबल बांटेंगे, तो उनको सर्दी ना लगे। आए ना मालिक, सर अब स्वेटर जो परचेज किए उन्होंने, कंबल जो परचेज करी, उनके परचेज पे जीएसटी पे किया, क्लियर, बिजनेस के नाम पे परचेज किया, और ये कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का सीएसआर एक्टिविटी का खर्चा उनका, क्लियर। पर सर सिंस इनके बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट ने साफ साफ क्लोज नंबर एफ ए में किया क्या कि सीएसआर एक्टिविटीज का जो खर्चा है उसके लिए जो आपने गुड्स और सर्विस परचेज किया सर, उनके परचेज पे जो जीएसटी पे किया उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। सर वो खर्चा तो पूरा खर्चा क्लेम करो ना भाई, क्रेडिट क्यों ले रहे हो उसकी। फिर गुड्स और सर्विस और बोथ विच आर यूज्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन, कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। जैसे आप ऑफिस जाते हो, 2 सिगरेट पीते हो बेटा, सिगरेट पीते हो तो दिमाग चलता है बेटा आपका, तो सर ऐसा नहीं कि आप बोल दोगे क्या सिगरेट भी मेरा बिजनेस का खर्चा है, क्यों, ऑफिस आके सिगरेट पीऊंगा तो दिमाग चलेगा, दिमाग चलेगा तो सर फैक्ट्री चलेगी, फैक्ट्री चलेगी तो आउटवर्ड सप्लाई होगा, आउटवर्ड सप्लाई होगा तो जीएसटी लगेगा, मतलब मेरे आउटवर्ड सप्लाई पे जीएसटी लगने के लिए सिगरेट पीना बहुत जरूरी है, तो उस पर परचेज पे जीएसटी पे क्या क्रेडिट दो, खाक। नो क्रेडिट विल बी अलाउड any goods or service which are used for personal consumption, no ITC will be allowed. फिर goods that are lost, destroyed, stolen, written off or disposed of by way of gift or free samples, no ITC will be allowed. फैक्ट्री में आग लगे, इनपुट जल गया, कैपिटल गुड्स जल गए, जल्दी से क्रेडिट भी रिवर्स करो और सर क्रेडिट भी जला डाल। कोई गुड्स आपने फ्री सैंपल की तरफ बांट दिया, जैसे डॉक्टर्स को सर फार्मास्यूटिकल कंपनी क्या करती है, फ्री सैंपल बांटती है बेटा, ये देर का सर्कुलर यहाँ पे है ना सर, फ्री दवाई बांटती है फॉर देयर प्रमोशनल पर्पज, तो उन दवाई के परचेज पे जो जीएसटी पे किया है, दवाई के मैन्युफैक्चर करने में जो भी इनपुट वगैरह काम आए उनके परचेज पे जो जीएसटी पे किया, कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्रेडिट लिया भी है तो रिवर्स करो बेटा, है ना मालिक। फिर सर सर्कुलर पढ़ते भी हम 2 मिनट बाद, एक लास्ट मिनट हो रहे, टैक्स पेड इन पर्सन्स ऑफ सेक्शन नंबर 74, 129 और 130 बेटा। 74, 129 और 130 सेक्शन में क्या कवर है ये हम पढ़ेंगे फाइनल लेवल पे आने के बाद, पर हाँ इसमें कवर क्या होता है उसका आइडिया देखिए समझा जाता बेटा। ये है क्या, टैक्स चोरी वाले सेक्शंस, कि डिपार्टमेंट आपको पकड़ लिया टैक्स चोरी करते हुए, है ना सर। सपोज मैं सप्लायर हूं, आप रेसिपेंट हो, मान लो आप टैक्स चोर और मैं उससे भी बड़ा टैक्स चोर, आप मेरे यहाँ पे आए, आपने मेरे से कोई माल खरीदा, आपने बोला टैक्स चोरी कर लेते हैं, मैंने कहा वाह अपने जैसा आदमी मिल गया ना यार, हमने टैक्स चोरी कर लिया, पर मैंने बात पहले से करी थी, कल को अगर पुलिस ने मेरे को पकड़ लिया, डिपार्टमेंट ने मेरे को पकड़ लिया, तो दंड तो मैं खा लूंगा, पर जो टैक्स मेरे को पे करना पड़ेगा उस 74, 129 या 130 सेक्शन की वजह से, वो टैक्स में तेरे से डेबिट नोट रेज करके बाद में लूंगा, वो तेरे को देना पड़ेगा। बोला डन, हमने टैक्स चोरी कर ली, डिपार्टमेंट मेरे को पकड़ लिया, 3 दिन जेल में रखा, जो मारा है सर मेरे को क्या बताऊं मैं आपको, वो छोड़ो सर, मैं जैसे जेल से बाहर आया सर दर्द बहुत हो रहा था, पर सर मैंने आपको डेबिट नोट रेज करके वो टैक्स का अमाउंट रिकवर किया, वो डेबिट नोट के बेस पे आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि दैट वाज अ टैक्स व्हिच वाज पेड इन पर्सन्स ऑफ सेक्शन नंबर 74, 129 या 130, है ना। ये रास्ते में हमारी गाड़ी पकड़ ली, तो टैक्स चोरी पाया गया, मैंने डेबिट नोट रेज किया कस्टमर को, उस टैक्स का क्रेडिट अब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो डेबिट नोट टैक्स चोरी पकड़ने के बाद आपने पे किया हुआ, इसलिए ओके। चलिए सरकार, ये था आपका क्या सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5, ये पूरा ब्लॉक क्रेडिट खत्म होता है। अब आइए एक सर्कुलर का सुंदरता से वो तुम्हें समझा देता हूं बेटा। फर्स्ट, फ्री सैंपल्स एंड गिफ्ट, अगर आपने किसी को फ्री सैंपल दिया है, गिफ्ट दिया है, क्लियर, जो सप्लाई के स्कोप में नहीं आता। अच्छा हाँ, शेड्यूल 1 पैरा 1 याद है बेटा, अगर आपने विदाउट कंसिडरेशन किसी को गुड सप्लाई किया तो वो भी सप्लाई के स्कोप में आता है, अगर वो शेड्यूल 1 में कवर होता है तो विदाउट कंसिडरेशन है, शेड्यूल 1 में कवर है तो भी सप्लाई के स्कोप में आ गया, सप्लाई में आया मतलब जीएसटी लगेगा, जीएसटी लगेगा तो क्रेडिट भी मिल जाएगा। पर शेड्यूल 1 में कवर नहीं होता है, फ्री सैंपल बांटे आपने लोगों को प्रमोशन के लिए, मार्केटिंग के लिए। जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज क्या करती है सर, डॉक्टर्स को फ्री सैंपल्स प्रोवाइड करते हैं, गिफ्ट प्रोवाइड करते हैं, सो दैट
उनका प्रोडक्ट प्रमोट हो पाए, मार्केटिंग हो पाए, तो सर ऐसे केस में जो उन्होंने फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन, उनके परचेज पे जो जीएसटी पे किया या उनमें जो इनपुट काम आया उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है मालिक। सर बी पॉइंट आता है क्या, बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। पहली बात तो इसमें कुछ फ्री है ही नहीं, बाय वन करोगे तो दूसरा फ्री मिलेगा। इट मींस दो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो एट अ सिंगल प्राइस, है ना। क्या आप दुकान वाले को बोल सकते हो क्या, अंकल वो बाय वन वाला नहीं चाहिए, गेट वन फ्री वाला दे दो ना मेरे को आप, खाक। इसलिए बाय वन गेट वन फ्री, बाय टू गेट थ्री फ्री, ये सब प्रमोशनल स्कीम से, इसमें कुछ फ्री नहीं है। टूथपेस्ट या टूथब्रश फ्री, कुछ फ्री नहीं है। क्लियर। इसलिए ये फ्री सैंपल के स्कोप में नहीं आएंगे। ये नॉर्मल सप्लाई है, इनके सेल पे जीएसटी लग रहा है बेटा, जो सिंगल प्राइस आपने चार्ज किया उस पर जीएसटी लग रहा है, तो आपको क्रेडिट भी मिलेगा। एक शर्ट के साथ दूसरा शर्ट फ्री, दोनों शर्ट एक तरह से मानेंगे दो शर्ट आपने बेचे एट अ सिंगल प्राइस, दोनों शर्ट जब परचेज किए होंगे उस पर जो जीएसटी पे किया उन सबका आपको आईटीसी मिलेगा, कोई आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, डन। आइए सरकार, ये था आपका सेक्शन नंबर 17, सब सेक्शन 5 पूरा ब्लॉक रेट खत्म होता है अब, अलॉन्ग विद ऑल द रिलेवेंट सर्कुलर्स। फिर एक सेक्शन नंबर 17 अपॉर्चमेंट ऑफ आईटीसी का एक छोटा सा पोर्शन आपके सिलेबस में दे रखा है पूरा। सर अपॉर्चमेंट ऑफ आईटीसी रूल नंबर 42 43 आपके सिलेबस में नहीं आता, हम फाइनल लेवल पे आएंगे तो बात करेंगे, पर मैं तुम्हें इसका आइडिया जरूर देता बेटा। क्या होता है ये कि अगर आपने कोई इनपुट परचेज किया 1 CR में, जिसपे आपने 20 लाख रुपए जीएसटी पे किया, वो 20 लाख का आपको आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा, इसका क्वेश्चन है। अब ये इनपुट अगर एक्सक्लूसिवली एग्जिम सप्लाई में काम आए, क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये इनपुट एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई में काम आए, क्रेडिट विल बी अलाउड। और सर ये इनपुट चलो नॉन बिजनेस पर्पज में काम आए, क्रेडिट विल नॉट बी अलाउड। ये इनपुट अगर बिजनेस पर्पज में काम आए, क्रेडिट विल बी अलाउड। अब सर आपके बिजनेस पर्पज में काम तो आए, पर आप टैक्सेबल सप्लाई भी करते हो और एग्जिम सप्लाई भी करते हो, तो जितना टैक्सेबल पोर्शन में काम आया उतना क्रेडिट मिल जाएगा। जितना इनपुट या इनपुट सर्विस या कैपिटल गुड्स, इनपुट हो, इनपुट सर्विस हो या कैपिटल गुड्स हो, जितना एग्जाम में काम आया उतना क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब सर आपके एग्जाम और टैक्सेबल दोनों में काम आ रहा है, तो सर जितना प्रोपोर्शनेट टैक्सेबल में काम आया उतना क्रेडिट मिल जाएगा, जितना एग्जाम में काम आया उतना प्रोपोर्शनेट क्रेडिट नहीं मिलेगा। सपोज सर 30% इनपुट या इनपुट सर्विस काम आया किसमें, एग्जाम सप्लाईज में, तो 20 लाख रुपए जो परचेज में जीएसटी पे किया उसमें से 30% मतलब 6 लाख रुपए क्रेडिट नहीं मिलेगा सर, बाकी 14 लाख आपको क्रेडिट मिल जाएगा। क्लियर। अब ये 30% कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे इसको डिटरमाइन करते हैं कि टैक्स में कितना काम आया, एग्जाम कितना काम आया, उसकी कैलकुलेशन रूल नंबर 42 और रूल नंबर 43 में दे रखी, जो आपके सिलेबस में अभी नहीं आता। ओके, अभी नॉलेज के लिए इतना ही पढ़ो, जितना टैक्स में काम आया उतना क्रेडिट मिलेगा, जितना एग्जाम में काम आया उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। कॉमन काम आया तो प्रोपोर्शन निकालेंगे, जितना प्रोपोर्शन टैक्स में काम आया उतना क्रेडिट मिलेगा, बाकी क्रेडिट नहीं मिलता है। एक और बात, जीरो रेटेड सप्लाईज। जीरो रेटेड सप्लाईज क्या होती है बेटा, या तो आपने एक्सपोर्ट किया गुड्स या सर्विस, या आपने एसईजेड की यूनिट या डेवलपर को कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई किया है, तो हमेशा आपको आईटीसी मिलेगा। जीरो रेटेड सप्लाईज को हमेशा टैक्सेबल सप्लाई मानते हैं। क्लियर। भले आपने एग्जिम गुड्स दिया हो इसको एसईजेड को, या एग्जिम गुड्स एक्सपोर्ट किया, तो भी उसमें काम आने वाले इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स का आईटीसी मिलता है। यहां भी लिख दो ऑलवेज आईटीसी इज अलाउड। जीरो रेटेड सप्लाई मतलब एक्सपोर्ट किया आपने कोई भी गुड्स या सर्विस, या एसईजेड को सप्लाई किया आपने, तो सर ऐसे केस में उन गुड्स के लिए जो भी इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स का है हमेशा क्रेडिट मिलेगा, उसको हमेशा टैक्सेबल सप्लाई ही मानते हैं, उसको एग्जाम सप्लाई मानते नहीं, भले वो गुड्स एग्जाम्ड है फिर भी क्रेडिट मिलेगा बेटा। क्लियर, डन। सरकार ये मैंने यहां लिखा बेटा आपके लिए। ओके मालिक। सर ये होता है क्या, सर अपॉर्चमेंट का जो छोटा सा पॉइंट दे रखा है वो मैंने आपको समझा दिया बच्चों। ओके क्लियर, टकाटक माहौल। ओके, अब आइए एक मस्त पॉइंट पढ़ते बेटा हम लोग। सर सेक्शन में 18 में दे रखा है, पर हाँ मैं यहां लिखता हूं बेटा आपके। आओ बच्चों, पहले मैं पढ़ा रहा हूं आपको सेक्शन में 18 सब सेक्शन 6 जो यहां दे रखा है। देखो यहां शुरू हो रहा है ये पॉइंट, पर मैं ये नहीं पढ़ा रहा आपको, पहले मैं पढ़ा रहा हूं आपको क्या, सेक्शन में 18(6) ये रहा। ओके, पहले हम ये पढ़ रहे बेटा, ऊपर वाला पॉइंट बाद में पढ़ेंगे बेटा। ओके, वो टाइम को देखते हुए मैं बता रहा हूं। आइए सेक्शन नंबर 18 सब सेक्शन 6
अगर आपने कोई कैपिटल गुड्स या प्लांट और मशीनरी परचेज किया, परचेज करने पे जीएसटी पे किया और वो जीएसटी का आपने आईटीसी अवेल किया। आई रिपीट, आपने कोई कैपिटल गुड्स या प्लांट और मशीनरी परचेज किया, परचेज पे जीएसटी पे की, जीएसटी पे करके उसका आपने आईटीसी अवेल किया। क्लियर? अब आईटीसी लेने के बाद आपने मशीन को यूज किया। क्लियर सर? और कुछ टाइम बाद आपने वो कैपिटल गुड्स या प्लांट और मशीनरी आपने क्या कर दिया? बेच दिया, सेल कर दिया। तो ऐसे केस में सर पॉइंट आता है क्या, जो कैपिटल गुड्स परचेज किया उसके परचेज पे जीएसटी का आपने क्रेडिट लिया, सर फिर कुछ टाइम बाद आपने मशीन को थोड़ा यूज किया और बेच दिया, तो क्या पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए? आंसर इज नो। क्या बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए? अगेन आंसर इज नो। थोड़ा क्रेडिट मिलना चाहिए, थोड़ा नहीं मिलना चाहिए। वो थोड़ा कितना होगा? उसके सेक्शन में 18 सब सेक्शन 6 बोलता है क्या, 5% पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर। क्या बोला बच्चे? 5% पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर आपको आईटीसी मिलेगा। उससे एक्सेस जो आपने आईटीसी लिया वो, या उस मशीन के बेचने पे जो जीएसटी बनता है वो, विचएवर इज हायर, इतना आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। सर एक एग्जांपल लिखता हूं मैं बेटा, तो आपको मजा आएगा। मालिक एक क्वेश्चन बनाना था आपके लिए, मैंने क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन बुक में आपको क्वेश्चन दे रखे, इसके आराम से समझ में आएगा। सपोज कैपिटल गुड्स वाज परचेज्ड ऑन 14 Feb 2024, वैलेंटाइन डे के दिन आपने कोई मशीन परचेज करी। सर कैपिटल गुड्स यूज किया आपने, क्लियर? अच्छा, कैपिटल गुड्स पर जीएसटी पे किया, जीएसटी का आपने आईटीसी बिल किया, वो आईटीसी था कितना बेटा? 4 लाख रुपये सपोज। क्लियर? चलो 1 लाख लिखो ना, कैलकुलेशन थोड़ी इजी है। 1 लाख आपने आईटीसी अवेल किया बेटा। क्लियर? सर फिर आपने कैपिटल गुड्स बेच दिया, कब? 15 अप्रैल 2026 को बेटा। ओके, बताया आईटीसी का इंप्लीकेशन कितना क्या होगा? ओके, सोल्ड ऑन 15 फरवरी 4 रुपीज लिखते हैं, चलो इसको बाद में लिखते हैं, पहले यहां तक करो आप। ओके, आईटीसी क्या होगा पहले ये देखो बेटा। अब आपने आईटीसी अवेल कितना किया था बेटा? 1 लाख। ओके, अब इसका 5% पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर कैलकुलेट करिए। अब क्वार्टर कैलकुलेशन में भी बच्चों से गलती होती है, पूरा ध्यान देना बेटा। ये फास्ट ट्रैक बेच के अंदर वो सब बातों को मैं ध्यान रखूंगा जहां बच्चों से गलती होती है, सो दैट आपसे गलती ना हो बाद में। ओके, देखना ध्यान से। सर यहां पे क्वार्टर्स जो काउंट करने हैं 5% पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर, वो कब से कब तक काउंट होंगे बेटा? सर 14 फेब 2024 से लेकर 15 अप्रैल 2026 तक क्वार्टर्स काउंट करने बेटा। सर सबसे पहले क्वार्टर्स कैसे कैलकुलेट होंगे? सर पूरे जीएसटी में ध्यान रखिएगा। क्वार्टर का मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे क्वार्टर काउंट होते हैं। तो 14 फेब 2024 से एक क्वार्टर कब खत्म होगा बेटा? 31 मार्च 24 को एक क्वार्टर खत्म होगा। क्लियर? 31 मार्च 24 एक क्वार्टर, 30 जून 24, 30 सितंबर 24, 31 दिसंबर 24, फिर 31 मार्च 25, 30 जून 25, 30 सितंबर 25, 31 दिसंबर 25, फिर 31 मार्च 26, 9 और 15 दिन का अलग से एक और क्वार्टर काउंट हो जाएगा। सर 10 क्वार्टर्स। यहाँ बहुत सारे बच्चे क्वार्टर्स कैलकुलेट करने में गलती करते, पर हाँ बहुत अच्छा देवेंद्र, चिराग, बहुत अच्छा बेटा, वेरी गुड। 10 क्वार्टर्स हो रहे बेटा, वेरी गुड कैलकुलेशन। ओके, तो 10 क्वार्टर्स हो गए बेटा। अब यहाँ पर सर आईटीसी कितना मिलेगा वो देखिए बेटा। तो आपको क्या करना है, 1 लाख आईटीसी जो आपने लिया था मल्टीप्लाई बाय 5% पर क्वार्टर इंटू 10, तो 50% हो गया कितना बेटा? 50,000 रुपी। तो 50,000 आपको आईटीसी मिलना चाहिए। सर आउट ऑफ 1 लाख 50,000 मिलना चाहिए, तो बचा कितना बेटा? 50,000। ये जो एक्सेस आईटीसी आया है वो, या फिर
अब आपने मशीन सपोज बेची थी कितने में बेटा? कैपिटल गुड्स वाज सोल्ड ऑन 15th अप्रैल फॉर रुपीज 6 lakhs. 6 लाख में मशीन बेची एंड रेट ऑफ टैक्स ऑन मशीन वाज सपोज 10%. ओके सर, तो 6 लाख में आपने अगर मशीन को बेचा है तो 6 लाख का 10% जीएसटी कितना बनता है बेटा? जीएसटी की रेट है 10%, सपोज होता है 60,000 रुपीज. नाउ विच एवर इज हायर, आई रिपीट सर, इन दोनों में से विच एवर इज हायर. सर कौन सा हायर अमाउंट बताओ मुझे आप? 60,000 रुपी. तो इतना आपको जीएसटी पे करना है ऑन द सेल ऑफ मशीनरी. सपोज यही आपने मशीनरी बेचा होता कितने में बेटा? 4 लाख में. तो सर यही अगर मैं क्वेश्चन आपको कंटिन्यू करता तो सर ऐसे केस में 50,000 और 4 लाख इंटू 10% कितना हो गया बेटा? 40,000 रुपी. नाउ यू टेल मी विच एवर इज हायर. अगर आपने मशीन 4 लाख में बेचा होता तो ऐसे केस में विच एवर इज हायर इज 50,000 आपको जीएसटी पे करना होता इस मशीन को बेचने में. क्लियर? डन. तो सरकार ये आपको पॉइंट समझ में आ गया शायद बहुत अच्छे से. इन हाँ ध्यान रखिएगा बेटा, आपने मशीन को यूज करके बेचा या विदाउट यूज बेचा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता. आंसर विल रिमेन सेम. विदाउट यूज बेचो या यूज करके बेचो. अच्छा, यूज करने के बाद बेचा तो वर्किंग कंडीशन बेचा या एज ए स्क्रैप बेचा तो भी आंसर विल रिमेन सेम. कोई फर्क नहीं पड़ता. भली मशीन को आपने एज ए स्क्रैप बेचा, वर्किंग कंडीशन बेचा, वो मशीन अनयूज्ड हो, यूज्ड हो, और यूज में भी वर्किंग कंडीशन बेचा हो या एज ए स्क्रैप बेचा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. आंसर विल रिमेन सेम. बट इफ आपने जो गुड्स बेचा है वो क्या थे बेटा? सर रिफैक्ट्री ब्रिक्स, मोल्ड्स, डाइज, जिग्स, फिक्सचर्स एटसेट्रा. अगर आपने रिफैक्ट्री ब्रिक्स, मोल्ड्स, डाइज, जिग्स, फिक्सचर्स अगर आपने एज ए स्क्रैप बेचा था तो सिंस मोल्ड्स, डाइज, जिग्स, फिक्सचर्स की यूजफुल लाइफ बहुत कम होती बेटा. क्लियर? इसलिए गवर्नमेंट ने वहां बोल दिया कि अगर इनको एज ए स्क्रैप बेचा है तो उनके जो ट्रांजेक्शन वैल्यू पे जीएसटी बनता है केवल उतना ही टैक्स पे करने का, उसको 5% पर क्वार्टर से कैलकुलेट नहीं करने का. कारण क्या है सर? 5% पर क्वार्टर का मतलब क्या होता है बेटा? एक साल में 4 क्वार्टर, 4 इंटू 5% 20%, मतलब एक मशीन की लाइफ कितनी होगी बेटा? 5 ईयर्स, क्योंकि 5 इंटू 20% कितना हो जाएगा? 100. आई रिपीट, एक साल में 4 क्वार्टर, 5% पर क्वार्टर है, मतलब 20% पर ईयर हो गया बेटा. 20% पर ईयर मतलब 5 साल में 100% हो जाएगा. तो ऑन एन एवरेज गवर्नमेंट ने एक कैपिटल गुड्स की लाइफ बनी 5 साल. पर मोल्ड्स, डाइज, जिग्स, फिक्सचर्स और रिफैक्ट्री ब्रिक्स की लाइफ होती है क्या? कुछ महीने. इसलिए उनको अगर आपने यूज करके एज स्क्रैप बेचा है तो डायरेक्ट उनकी ट्रांजेक्शन वैल्यू पे जो जीएसटी बना है उतना ही पे करना है. उसको 5% पर क्वार्टर की जरूरत नहीं है, वरना बहुत सारा अमाउंट रिवर्स हो जाएगा. बहुत कम एसएससी के पास आईटीसी बचेगा बेटा. क्लियर? डन. ये आपका पूरा सेक्शन में 18 सबसेक्शन 6 खत्म. पर हाँ, बाकी सारे कैपिटल गुड्स के केस में भले एज ए स्क्रैप बेचो, एज ए वर्किंग कंडीशन बेचो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. ओके मालिक, ये पूरा सेक्शन नंबर 18 सबसेक्शन 6 भी खत्म होता है. अब आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट, आई होप यू गॉट द एंटायर फंडामेंटल. ओके मालिक, डन. सर ये सेक्शन 18 सबसेक्शन 6 पूरा क्लियर आपको बेटा. ओके, इसके बेसिस पे मैंने क्वेश्चन भी दे रखे आपको, क्वेश्चन बुक में मिल जाएंगे. ये जो मैंने क्वेश्चन आपके लिए लिखा है वही तरह के आपको क्वेश्चन मैंने बुक में लिखे है. ओके सर, एक छोटा सा पॉइंट और पढ़ लेते बेटा हम, सिंस टाइम है भी अपने पास बेटा, इसलिए ऊपर वाले पॉइंट भी पेंडिंग है बेटा अपने, है ना, ध्यान रखना. इसके पॉइंट नंबर ये सब पेंडिंग है बेटा, कल पढ़ेंगे हम बेटा. ओके, ये वाला सब पेंडिंग है बेटा अभी. इसमें से जो मैंने पॉइंट नंबर 4, ये अपना पॉइंट नंबर 4 है सेक्शन नंबर 18(6) का, ये पढ़ा दिया. इसके अगला वाला पॉइंट पढ़ा रहा मैं, ट्रांसफर ऑफ आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन दी कॉन्स्टिट्यूशन. पहली बात तो ये कि मैंने, अगर मेरा आईटीसी है तो मैं अपना आईटीसी आपको कभी भी ट्रांसफर नहीं कर सकता. क्लियर? एक रजिस्ट्रेशन नंबर से दूसरे रजिस्ट्रेशन नंबर को कभी भी आईटीसी पास ऑन नहीं होता है. पर अगर
अमलगमेशन मर्जर हो रहा है, टेक ओवर हो रहा है, चेंज ऑफ ओनरशिप हो रहा है। पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन रही है। सर पहले पार्टनरशिप फर्म थी, अब इंडिविजुअल हो रहा है बेटा, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न चेंज हो रहा है। पहले पार्टनरशिप फर्म थी, अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन, चेंज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, और ऐसा चेंज हो रहा है जिसकी वजह से पैन नंबर चेंज होगा, ओनरशिप चेंज होगा बेटा। देखो एक पार्टनर हटा, दूसरा पार्टनर नया है, तो उसकी वजह से पार्टनरशिप फर्म का पैन नंबर चेंज नहीं होता है बेटा। जहां पे ओनरशिप चेंज हो रही है, जहां पे अमलगमेशन मर्जर चेंज इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस हो रहा है, वहां पे पैन नंबर चेंज हो रहा है, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर भी नया लेना पड़ेगा। तो जो बिजनेस ट्रांसफर कर रहा है वो अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर करेगा, और जो ट्रांसफरी है, जो ट्रांसफरर है जिसने बिजनेस परचेज किया है, वो क्या करेगा, नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा, या वो ऑलरेडी अगर रजिस्टर्ड है तो इसको अमलगमेंट करेगा। तो सरकार ऐसे केस में क्वेश्चन आता है क्या, सर जो ट्रांसफरी है, जो अपना बिजनेस ट्रांसफर कर रहा है, उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में मान लो 5 लाख रुपए का आईटीसी अकाउंट का बैलेंस पड़ा है बेटा, दिस कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर टू द न्यू एंटिटी, है ना। सर जैसे कोई सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न थी, उसका जो ओनर था इंडिविजुअल, उसी का पेन नंबर पे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन था बेटा, उसकी डेथ हो गई, अब उसके लीगल हायर बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे, तो लीगल हायर को नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि पेन नंबर चेंज हो जाएगा, है ना मालिक। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर आईटीसी अकाउंट में कोई बैलेंस पड़ा था तो इट कैन बी ट्रांसफर टू दी ट्रांसफर सर, और ये आईटीसी अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा। अब ऐसे केस में क्या होता है बेटा, ये एक एग्जांपल दिया मैंने आपको, डेथ ऑफ द ओनर, कभी भी सर बाकी एग्जांपल मैंने दे दिए, जैसे पार्टनरशिप थी, प्राइवेट लिमिटेड बन रही, कुल मिला के पैन नंबर चेंज हो रहा है, तो ऐसे केस में सर आईटीसी अकाउंट में अगर बैलेंस पड़ा तो इट कैन बी ट्रांसफर्ड। इसके लिए फॉर्म नंबर होता है बेटा, फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 02, फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 02 फिल करेगा कौन, ट्रांसफरी, जो आईटीसी पास ऑन कर रहा है, उसमें लिखेगा कि इतना मैं आईटीसी पास ऑन कर रहा हूं, इस रजिस्ट्रेशन नंबर पे ट्रांसफर कर रहा हूं सर, इधर से इस रीजन की वजह से ट्रांसफर कर रहा हूं, वो लिखेगा उसमें। और अगर अमाउंट ऑफ आईटीसी सर उसने ट्रांसफर किया है, तो जो ट्रांसफरर है जिसके अकाउंट में ये अमाउंट पहुंचा है सर, वो क्या करेगा, यहाँ उसके सर लॉगिन, उसके जीएसटी पोर्टल पे जाके वो लॉगिन करेगा उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से, एंड वो एक्सेप्ट करेगा, तो सारा आईटीसी यहाँ से पास होके वहां ट्रांसफर हो जाएगा। प्लस इस केस में जो ट्रांसफर करता है बिजनेस को और आईटीसी को, वो क्या करेगा सर, वो अपना सर जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट है उसका सर्टिफिकेट भी अटैच करेगा कि साहब ये होने की वजह से मैंने अपना बिजनेस ट्रांसफर किया है। अच्छा, जो ट्रांसफर करता है उसको बोलते हैं, मैं भी क्या कंफ्यूज, जो ट्रांसफर करता है उसको बोलते हैं ट्रांसफर, जिसको ट्रांसफर किया उसको बोलते हैं ट्रांसफरी। ओके ठीक है एनीवे, तो कुल मिला के जो बिजनेस ट्रांसफर कर रहा है ट्रांसफरर, वो क्या करेगा सर, अपने पोर्टल पे लॉगिन करेगा, फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 02 फिल करेगा, और फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 2 के साथ में सीए का सर्टिफिकेट या कॉस्ट अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट अटैच करेगा, और उसमें लिखेगा कि यहाँ पे आईटीसी पास ऑन हुआ है, साथ में सारी लायबिलिटीज भी पास ऑन हुई, केवल आईटीसी पास ऑन नहीं हुआ है, ऑल लायबिलिटीज आर ऑल्सो ट्रांसफर्ड, केवल आईटीसी पास ऑन नहीं हो रहा है, पूरा बिजनेस ट्रांसफर हुआ सर, क्लियर, वो सर्टिफाई करेगा। और सर जो ट्रांसफरी है जिसको बिजनेस ट्रांसफर किया है, वो अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड यूज करके जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करेगा, एंड वो उन ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट करेगा, तो वो आईटीसी इधर से पास होके उधर पहुंच जाएगी बेटा, क्लियर, समझे मेरी बात। एंड दिस कैन बी डन बाय यूजिंग फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 02 एंड सीए सर्टिफिकेट, सीए और कॉस्ट अकाउंटेंट सर्टिफिकेट बेटा, क्लियर, डन। अच्छा, अब क्या होता है बेटा, कभी कभी सर डीमर्जर भी होता है, मर्जर भी होता है, तो सर ब्रेकअप भी तो होता है बेटा। तो अगर मान लो एबी लिमिटेड था, इसका डीमर्जर हो रहा है, ए लिमिटेड अलग बन रही है एंड बी लिमिटेड अलग बन रही है, तो ऐसे केस में सर एबी लिमिटेड का आईटीसी सपोज था 5 लाख रुपए, और 5 लाख में से कितना ए लिमिटेड हो जाएगा, कितना बी लिमिटेड हो जाएगा बेटा, तो जितना वैल्यू ऑफ असेट्स डिवाइड हुआ है ए को, जितना वैल्यू ऑफ एसेट डिवाइड हुआ बी को, उस रेशियो में क्या कर देंगे, वैल्यू ऑफ एसेट के रेशियो में दोनों को आईटीसी पास ऑन कर देंगे। सपोज असेट पास ऑन हुए 60-40 के रेशियो में, तो सर 3 लाख रुपए मिल जाएगा आईटीसी किसको, ए को, 2 लाख मिल जाएगा बी को, ओके। और वैल्यू ऑफ एसेट मतलब सारे एसेट्स, बिजनेस के एसेट, भले उनके परचेज पे आईटीसी लिया था नहीं लिया था उससे फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस एसेट देखने का बेटा, क्लियर। तो बिजनेस एसेट के वैल्यू के रेशियो में आईटीसी का अमाउंट भी पास ऑन हो जाएगा डीमर्जिंग के केस में बेटा, क्लियर, डन। ये था आपका क्या सर, ट्रांसफर ऑफ सर आईटीसी इन केस ऑफ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन या चेंज ऑफ द बिजनेस, चेंज ऑफ ओनरशिप।
क्लियर सर? पेन नंबर चेंज हो रहा है कुल मिला के। सर सेम वे रूल नंबर 41 ए भी आया हुआ बेटा, वो बोलता है क्या, अगर मान लो महाराष्ट्र में मेरी 2 ब्रांचेस है, इफ आई एम हैविंग 2 ब्रांचेस इन महाराष्ट्र, 1 इन मुंबई 1 इन पुणे, बट आई एम हैविंग सिंगल रजिस्ट्रेशन इन महाराष्ट्र। एक प्लेस को मैंने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखा रखा है, दूसरे प्लेस को मैंने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखा रखा है, पर सिंगल रजिस्ट्रेशन लेके मैं सिंगल ही सर आईटीसी लेता हूं। सिंगल रजिस्ट्रेशन मतलब क्या है? इन द आइज ऑफ द लॉ यू आर अ सिंगल पर्सन, तो सारा परचेज का आईटीसी भी एक साथ हो रहा है, सारा लायबिलिटी भी एक साथ हो रहा है। पर अब मैं पुणे वाली ब्रांच का सेपरेट रजिस्ट्रेशन में ले रहा हूं, मुंबई वाली ब्रांच को मैं सेपरेट कर रहा हूं। तो ऐसे केस में अब तक सिंस सिंगल रजिस्ट्रेशन था तो सारा लायबिलिटी भी एक जगह था, सारा आईटीसी भी एक जगह था, है ना मालिक? सर इसीलिए सर सारा रजिस्ट्रेशन एक नंबर पे था, सारा आईटीसी भी एक ही नंबर पे आ रहा था। अब मैं अपनी दूसरी यूनिट का रजिस्ट्रेशन दूसरा ले रहा हूं बेटा। पहले मुंबई पुणे दोनों का रजिस्ट्रेशन नंबर एक ही था। फिर मुंबई ब्रांच वाज द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मुंबई ब्रांच वाज द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जो मेरा हेड ऑफिस था, और पुणे ब्रांच मेरा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस था। अब मैं पुणे ब्रांच के लिए भी रजिस्ट्रेशन नंबर अलग ले रहा हूं। तो अब तक जितना भी परचेज किया हुआ है, उनका जो परचेज पे आईटीसी था वो तो सब मैंने मुंबई ब्रांच पे ले रखा है बेटा, क्योंकि पुणे और मुंबई ब्रांच का रजिस्ट्रेशन नंबर एक ही था बेटा, सारी लायबिलिटी एक जगह थी, सारी आईटीसी भी एक जगह थी बेटा। अब अगर पुणे ब्रांच का रजिस्ट्रेशन नंबर मैं अलग ले रहा हूं तो सर अब तक का जो परचेज किया हुआ आईटीसी वो तो सब मुंबई पड़ा ना बेटा। इसीलिए सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है, सेम फंड यहाँ पे भी अप्लाई होता है, जैसे डीमर्जर में पढ़ा ना हमने बेटा कि जितना वैल्यू ऑफ एसेट्स मुंबई ब्रांच का है, जितना वैल्यू ऑफ एसेट्स पुणे ब्रांच का है, उस रेशियो में सारे वैल्यू ऑफ एसेट्स सारे लेने बेटा, भले उनके परचेज पे आईटीसी लिया था या नहीं लिया था। सर वो वैल्यू ऑफ एसेट्स के रेशियो में मैं क्या करूंगा, टोटल आईटीसी को डिवाइड कर दूंगा सर, और जितना आईटीसी पुणे ब्रांच का बनता है उतना आईटीसी में पास ऑन कर दूंगा पुणे ब्रांच को बाय यूजिंग फॉर्म नोट जीएसटी आईटीसी 02A। क्लियर? और सर क्या होगा, मुंबई ब्रांच अपना जीएसटी पोर्टल लॉगिन करेगी, लॉगिन करके फॉर्म नोट जीएसटी आईटीसी 02A फिल करेंगे, उसमें लिखेंगे कि मैंने पुणे ब्रांच का अब रजिस्ट्रेशन अलग करा दिया है, इसका इतना आईटीसी बनता है, मैं इसको इतना ट्रांसफर कर रहा हूं। पुणे ब्रांच का नया रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है, अब नए रजिस्ट्रेशन नंबर से वो लॉगिन करेगा पुणे ब्रांच और आईटीसी को एक्सेप्ट करेगा और सारा आईटीसी इधर से उधर ट्रांसफर हो जाएगा। इट विल बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ द ट्रांसफरी, है ना भाई? पुणे ब्रांच को अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे अगेन सेम एग्जांपल, 5 लाख का क्रेडिट था और सर वैल्यू ऑफ एसेट्स मुंबई ब्रांच का था 60% और 40% था पुणे ब्रांच का वैल्यू ऑफ एसेट्स, तो 40% ऑफ 5 लाख होता है कितना, 2 लाख रुपए, तो 2 लाख का आईटीसी मुंबई ब्रांच ट्रांसफर करेगा किसको, पुणे ब्रांच को, और 3 लाख का बैलेंस रह जाएगा, 3 लाख का बैलेंस रह जाएगा मुंबई ब्रांच के पास बचा। क्लियर? डन, सिंपल। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट, आई होप सर यू गॉट द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस रूल नंबर 41A ऑल्सो। ये लास्ट होता वो था रूल नंबर 41, ये रूल नंबर 41, और सर ये जो हमने पढ़ा वो रूल नंबर 41A। क्लियर मालिक? पक्का? आई होप यू गॉट द एंटायर कॉन्सेप्ट। और सर अब हाउ आईटीसी इज यूटिलाइज्ड ये हम पढ़ेंगे अगले सेशन में, और ऊपर जो हमने पढ़ा, ऊपर जो हमारा पेंडिंग है सेक्शन नंबर 18 के बाकी प्रोविजंस, वो भी हम पढ़ेंगे अगले सेशन में। आई होप यहाँ तक आपके एंड पर समझ में आ रहा है, आई होप आपके एंड पर आप रिवीजन कर रहे हो एंड ये लेक्चर्स आपके लिए यूजफुल हो रहे हैं टू रिवाइज द एंटायर कॉन्सेप्ट इन अ फास्ट टेक मैनर। ऑल द बेस्ट गाइज, मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। लव यू लॉट, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और मस्त होके पढ़े। चलिए बच्चों, सी यू देयर एंड जल्दी से अपना रिवीजन करिए। थैंक यू, बाय बाय।